मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरे कजिन ब्लेक को रोल्स रॉयस मिली और मुझे मिला एक कचरे का बैग और हवेली का सामने वाला गेट। ये कोई मेटाफोर नहीं था। काश होता। कम से कम मेटाफोर सुनने में तो महंगे लगते हैं। हॉथॉर्न मैंशन के ड्राइववे में वो कार गर्म सुनहरी लाइट्स के नीचे खड़ी थी। उसका काला पेंट ऐसे चमक रहा था जैसे उसने कभी बारिश, धूल या नतीजों का नाम ही ना सुना हो। ब्लेक कार के हुड से टिककर खड़ा था, एक हाथ डिजाइनर पॉकेट में और दूसरे हाथ में फोन, मेरे चेहरे को रिकॉर्ड करते हुए, जैसे मेरी एविक्शन उसका बर्थडे व्लॉग हो। स्माइल लैंडन, उसने कहा, फाइनली बेसमेंट से निकल रहे हो। सबके लिए बड़ा दिन है। उसके पीछे मेरी आंटी विक्टोरिया फ्रंट स्टेप्स पर खड़ी थी, पर्ल व्हाइट कोट में। उसकी पोस्चर परफेक्ट थी, एक्सप्रेशन चैरिटी फोटोज जितना सॉफ्ट और पीने के पानी को जमा देने जितना ठंडा। मेरे अंकल मार्कस उसके बगल में खड़े अपनी वॉच देख रहे थे, जैसे मुझे घर से निकालना उन्हें किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए लेट कर रहा हो। शायद मेरे मरे हुए पेरेंट्स से चुराए एम्पायर को पॉलिश करना था। विक्टोरिया ने मेरे हाथ में काला गार्बेज बैग देखा और सांस छोड़ी। इसे ड्रामेटिक मत बनाओ, उसने कहा। तुम अब 18 के हो। अडल्ट्स खुद सर्वाइव करते हैं। मैंने बैग की तरफ देखा। 2 शर्ट्स, एक हुडी, स्नीकर्स की एक पैर जिसका एक सोल पहले ही जिंदगी से हार मान चुका था, एक टूथब्रश और एक क्रैक्ड फोटो फ्रेम जिसे मैंने बेसमेंट में वाइन रैक के पीछे छुपा कर रखा था। अपेरेंटली यही मेरी इनहेरिटेंस थी। मार्कस थोड़ा पास आया और आवाज धीमी की, लेकिन इतनी भी नहीं। स्टाफ अभी भी दूर के पास खड़ा था, सिक्योरिटी अभी भी गेट से देख रही थी और ब्लेक का फोन अभी भी मेरी तरफ था। तुम इस फैमिली पर काफी देर तक जों की तरह चिपके रहे, मार्कस ने कहा। हमने तुम्हें खाना दिया, छत दी। अब वापस आकर ये प्रिटेंड मत करना कि हम तुम्हारे और भी कुछ लगते हैं। छत, वो बेसमेंट वाइन सेलर को छत कहते थे। स्टोन फ्लोर वाला ठंडा कमरा, कोई विंडो नहीं, हर वक्त डस्ट, कॉर्क और उन अमीर लोगों की स्मेल जो फर्मेंटेड ग्रेप्स को अपनी पर्सनालिटी समझते हैं। मैं 14 से 18 तक वही सोया था, 4 साल उनके घर के नीचे, इतना पास कि ऊपर की पार्टी सुन सकूं और इतना दूर कि किसी को यह प्रिटेंड न करना पड़े कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मैं चिल्ला सकता था, कह सकता था कि स्टर्लिंग एटलास मेरे पिता ने बनाई थी, मार्कस ने नहीं। कह सकता था कि मेरी मां के शेयर्स मुझे मिलने थे, विक्टोरिया के हैंडबैग्स और ब्लेक की बर्थडे कार्ड्स को नहीं। लेकिन यह सब मैं पहले कह चुका था। 14 साल की उम्र में मैं तब तक चीखा जब तक गला दर्द नहीं करने लगा। 15 में मैंने विल दिखाने की भीख मांगी। 16 में पूछा कि मेरे पेरेंट्स के लॉयर्स ने कॉल करना क्यों बंद कर दिया। 17 में मैंने सीख लिया कि चोरी के पैसे वाले लोग पावरलेस बच्चे की सच्चाई से डरते नहीं, वो बस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए अपने 18वें बर्थडे पर मैंने कुछ नहीं कहा। ब्लेक फिर भी हंसा। इसे देखो, उसने कैमरा थोड़ा घुमाते हुए कहा। अभी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे किसी ने इसका किंगडम चुरा लिया हो। ब्रो, अगर तेरे पेरेंट्स चाहते थे कि तू रिच बने तो शायद उन्हें बेटर ड्राइव करना चाहिए था। मेरी उंगलियां गार्बेज बैग के हैंडल पर कस गई। एक पल के लिए ड्राइववे गायब हो गया। मुझे अपने फादर का स्टडी दिखा, गर्म वुडन शेल्व्स, मेरी मां का हाथ मेरे शोल्डर पर। मैं शायद 13 साल का था या थोड़ा छोटा। टेबल पर बर्थडे केक था और मेरे हाथ में टॉय रोल्स रॉयस, सिल्वर कलर की, मेरी हथेली जितनी छोटी, और मेरे फादर ने मुझे उसकी कीज ऐसे हैंड ओवर की जैसे कोई बहुत बड़ा रॉयल सेरेमनी हो। जब तुम 18 के हो जाओगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे दुनिया सच में अच्छी जगह हो, हम तुम्हें इसका बड़ा वर्जन दिलाएंगे। मेरी मां ने मेरा माथा चूमा और बोली, बहुत बड़ा नहीं, मैं चाहती हूं ये हम्बल रहे। मेरे फादर हंसे, मैं भी हंसा। तब मुझे लगता था कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके प्रोमिसेस परमानेंट होते हैं। फिर मेमोरी टूट गई। ड्राइववे वापस आ गया। ब्लेक का फोन, विक्टोरिया का ठंडा चेहरा, मार्कस की वॉच और मेरी मुट्ठी में मुड़ता हुआ गार्बेज बैग। मेरी मां मर चुकी थी, मेरे फादर मर चुके थे। उनका एम्पायर उन लोगों के हाथ में था जिन्होंने मुझे सर्वेंट बना दिया था। और मेरे 18वें बर्थडे पर मेरा इंतजार कर रही इकलौती कार मेरे उस कजिन के पीछे खड़ी थी जो मेरी जिंदगी को स्टोलन जैकेट की तरह पहन रहा था। विक्टोरिया ने सिक्योरिटी की तरफ आंखें घुमाई। गेट खोलो, उसने कहा। गार्ड आधे सेकंड के लिए झिझका। उस रात मुझे सिंपथी के नाम पर बस वही आधा सेकंड मिला था। मार्कस ने नोटिस किया और उंगलियां चटका दी। नाउ, आयरन गेट कराहते हुए खुला। मैं गार्बेज बैग कंधे पर डालकर बाहर चला गया। ब्लेक बस इतना पीछे आया कि फिल्मिंग जारी रहे। हैप्पी बर्थडे बेसमेंट बॉय, उसने आवाज लगाई। गेट मेरे पीछे बंद हो गया। मैं साइडवॉक पर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि मेरे अंदर कुछ जोर से टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बस चुपचाप मुड़ गया, जैसे किसी के जूते के नीचे पेपर कप दब जाए। मैं चलता रहा जब तक मैंशन पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गया। फिर और चलता रहा, क्योंकि रुकना मतलब सोचना था, और सोचना मतलब ये याद करना था कि मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है। मिडनाइट तक सिटी उतनी ठंडी लग रही थी जितनी उसे होने का कोई हक नहीं था। एक बंद रेस्टोरेंट के पीछे मुझे एक नैरो एली मिली। डंपस्टर से भयानक स्मेल आ रही थी, लेकिन उसका मेटल हवा रोक रहा था, और उस वक्त मैं आर्किटेक्चर से नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं था। मैं उसके पास बैठ गया, गार्बेज बैग को चेस्ट से लगाया और बिल्डिंग्स के बीच दिखती स्काई की पतली स्ट्रिप को देखने लगा। ग्रेट वर्क, मैं बुदबुदाया। अमेरिका का रिचेस्ट ऑर्फन कल के सी फूड के पास सो रहा है।
आखिरी वर्ड पर मेरी आवाज क्रैक हो गई। कोल्ड से ज्यादा ये बात मुझे इरिटेट कर गई। मैंने अपनी हथेली की एड़ी आंखों पर दबाई और कोशिश की कि कोई आवाज न निकले। आली खाली थी, कोई नहीं देख रहा था। पता नहीं क्यों इससे सब और भी बुरा लगने लगा। पब्लिक में ह्यूमिलिएशन तेज चुभती है, अकेले में ह्यूमिलिएशन भारी हो जाती है। मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, टॉय कार के बारे में सोचा, उस विल के बारे में सोचा जिसे मैं कभी देख नहीं पाया, विक्टोरिया की उस माई के बारे में सोचा जब भी वो गेस्ट से मेरा इंट्रोडक्शन आर ट्रबल्ड नेफ्यू कहकर करती थी। तभी मेरे सामने कुछ चमका। पहले मुझे लगा फोन स्क्रीन है, फिर याद आया मेरा फोन तो बैग में डेड पड़ा था। हवा में एक काला रेक्टेंगल तैर रहा था, थिन सिल्वर लेटर्स में ग्लो करता हुआ, लिमिटलेस बैंक, इन्विटेशन अवेलेबल, डू यू एक्सेप्ट। मैं उसे कई सेकंड्स तक घूरता रहा, फिर एली में चारों तरफ देखा। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रैंक क्रू नहीं, डम्पस्टर के पीछे कोई ड्रंक टेक ब्रो हंसता हुआ नहीं। बस मैं, ठंड और हवा में तैरता ऐसा मैसेज जिसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैंने गले में अटकी सांस निकली। या तो मैं फ्रीज होकर मर रहा हूं, मैंने कहा, या फिर यूनिवर्स का कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बहुत वियर्ड है। मैसेज के नीचे एक्सेप्ट और डिक्लाइन वर्ड्स अपीयर हुए। मैंने कांपता हुआ हाथ उठाया। शायद मैं डेस्परेट था, शायद स्टूपिड था, या शायद जिस लड़के के पास खोने को कुछ नहीं बचा वो एली में ग्लोइंग चीजों पर क्लिक कर सकता है। मैंने एक्सेप्ट दबाया। हवा में हल्की मेटालिक साउंड के साथ एक क्रैक सा खुला और एक ब्लैक कार्ड मेरी हथेली में गिरा। वो दिखने से ज्यादा हैवी था, स्मूथ, कोल्ड, सिल्वर एजेस के साथ, और सामने सिर्फ एक वर्ड प्रिंटेड था, लिमिटलेस। उसके नीचे फाइन सिल्वर लेटर्स में मेरा नाम था, लैंडन स्टर्लिंग। उस रात पहली बार मुझे ठंड लगनी बंद हो गई। फ्लोटिंग मैसेज बदल गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अवेलेबल, स्पेंड, रिसीव डबल। मैं कार्ड को तब तक घूरता रहा जब तक मेरी उंगलियां उसे पकड़ते पकड़ते दुखने नहीं लगी। फिर मैं एक बार हंसा, धीमे से, खराब तरीके से। विक्टोरिया ने मुझे गार्बेज बैग दिया था, किसी और चीज ने मुझे बैंक दे दिया, और मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद पहली बार मेरे पास जिंदा रहने लायक एक सवाल था। एक होमलेस एयर क्या खरीद सकता है अगर हर डॉलर अपने साथ अपना ट्विन लेकर वापस आए। लिमिटलेस बैंक के साथ मेरी पहली ट्रांजैक्शन कोई सुपरकार, पेंट हाउस या ड्रामेटिक बिलियनर एंट्री नहीं थी। वो गैस स्टेशन का सैंडविच था, प्लास्टिक में रैप्ड और इमोशनल डैमेज में डूबा हुआ। कैशियर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं नैपकिंस चुरा सकता हूं। फेयर इनफ, मैं लग भी ऐसा ही रहा था, जैसे लॉन्ड्री बास्केट और डम्पस्टर से फाइट हार कर आया हूं। मेरी हुडी रिंकल्ड थी, बाल मैस थे, और मेरे हाथ में एक ब्लैक कार्ड था जिसकी कीमत शायद पूरे सैंडविच डिस्प्ले से ज्यादा थी। कार्ड, मैंने कहा। उसने ब्लैक कार्ड को देखा, फिर मुझे। उस नजर का मतलब था, नाइस प्रॉप, बड़ी। मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता था। अगर रात के 1 बजे कोई होमलेस लुकिंग किड मुझे लक्ष्युरी ब्लैक कार्ड देता तो मैं भी सोचता कि या तो उसने इसे चुराया है या किसी बहुत स्टाइलिश कल्ट से भागा है। कार्ड रीडर ने बीप किया, अप्रूव्ड। कैशियर ने ब्लिंक किया, मैंने भी। मेरी विजन के कॉर्नर में एक मैसेज आया, ट्रांजैक्शन $8.42, लिमिटलेस बैंक रिटर्न $16.84, अवेलेबल बैलेंस अपडेटेड। मैं सैंडविच एक हाथ में और कार्ड दूसरे हाथ में लेकर बाहर निकला। सिटी अभी भी ठंडी थी, मेरी लाइफ अभी भी डिजास्टर थी, लेकिन $16.84 उस अकाउंट में पड़े थे जो 10 मिनट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैंने सैंडविच का एक बाइट लिया। उसका टेस्ट ब्रेड, सॉल्ट और वेजिटेबल्स के अगेंस्ट लॉसूट जैसा था। फिर भी मेरी आंखें भर आई, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो मेरा था। इसके बाद मैंने वाटर खरीदा, फिर चीप चार्जर, फिर काउंटर के पीछे से प्रीपेड फोन। हर स्वाइप डबल होकर वापस आया। छोटे नंबर्स, बेकार नंबर्स, लेकिन वो नीचे नहीं ऊपर जा रहे थे। और 4 साल तक अपनी हर चीज किसी और के हाथों में जाते देखने के बाद ये ऑलमोस्ट ऑब्सीन लगा। सुनरी से तक मेरे पास मोटल रूम के पैसे थे, जगह में ओल्ड कारपेट था, टायर्ड वॉलपेपर था, और फ्रंट डेस्क क्लर्क था जो तब तक क्वेश्चंस नहीं पूछता था जब तक कार्ड क्लियर हो रहा था। मुझे वो तुरंत पसंद आ गया। इतने लो स्टैंडर्ड्स वाला आदमी एग्जैक्टली वही था जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने एक रात के पैसे दिए, सिस्टम ने डबल वापस कर दिया। मैं छोटे बाथरूम में खड़ा था, स्टीम ने मिरर ढक लिया था, और मैं देख रहा था कि मेरे हाथों की गंदगी सिंक में बह रही है। मेरी उंगलियां कांपी जब मैंने गार्बेज बैग अनजिप किया और क्रैक्ड फोटो फ्रेम निकाला। ग्लास के पीछे मेरे पेरेंट्स मुस्कुरा रहे थे, मेरे फादर नेवी सूट में, मेरी मदर व्हाइट ड्रेस में, और मैं उनके बीच लगभग 13 का टॉय रोल्स रॉयस ऐसे पकड़े जैसे कोई ट्रेजर हो। मैंने फ्रेम काउंटर पर रख दिया, फिर मेरी नजर दूर के पास छोटी शेल्फ पर रखे वास पर गई। वो चीप था, ब्लू सेरामिक, शायद $20 और एक सैड कॉम्प्लीमेंट के लायक। फिर भी मेरा चेस्ट टाइट हो गया, क्योंकि वास ही वो चीज थी जिससे ब्लेक ने सीखा था कि वो मेरे दर्द को जोक बना सकता है। मैं तब 14 का था। एक्सीडेंट के कुछ महीने बाद हॉथॉर्न्स मुझे बेसमेंट में शिफ्ट कर चुके थे, हालांकि वो इसे टेम्पररी कहते थे। टेम्पररी 4 साल बन गया। रिच लोगों को टेम्पररी अरेंजमेंट्स बहुत पसंद होते हैं जब सफर कोई और कर रहा हो। उस आफ्टरनून विक्टोरिया ने डोनर्स के लिए लंच रखा था। मैं किचन में प्लेट्स धो रहा था, क्योंकि मार्कस ने कहा था कि मुझे डिसिप्लिन सीखना चाहिए। ब्लेक अंदर आया, उसकी स्लीव पर फ्रॉस्टिंग लगा था और फेस पर बॉर्डम। वो 13 का था,
सॉफ्ट चीक्ड, स्मग और पहले से कन्विंस्ड कि दुनिया उसे एक एक्सपेंसिव रूम से दूसरे तक कैरी करने के लिए बनी है। बेसमेंट बॉय, उसने कहा, मेरे लिए सोडा ला। मैं उतनी तेजी से नहीं हिला तो उसने हॉलवे टेबल से विक्टोरिया का इंपोर्टेड वाज उठा लिया। हे, मैंने उसे वॉर्न किया, उसे नीचे रख। वो मुस्कुराया, फिर उसने वाज गिरा दिया। वाज मार्बल फ्लोर पर चूर चूर हो गया। एक सेकंड के लिए हम दोनों टूटे पीसेस को देखते रहे। फिर ब्लेक चीखा, आंट विक्टोरिया, लैंडन ने तोड़ दिया। मैंने उसे घूरा, उसने भी मुझे घूरा। फिर वो दोबारा मुस्कुराया, छोटी प्राइवेट स्माइल, क्योंकि उसे पहले से पता था कि किसकी बात मानी जाएगी। विक्टोरिया भागती हुई आई, मार्कस उसके पीछे। स्टाफ किचन डोर पर जमा हो गया। ब्लेक ने फेक कांपती उंगलियों से मेरी तरफ पॉइंट किया। वो मैड हो गया क्योंकि मैंने ड्रिंक मांगी, ब्लेक ने कहा। फिर उसने इसे स्मैश कर दिया। ये सच नहीं है, मैंने कहा। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही विक्टोरिया ने मुझे थप्पड़ मार दिया। उस आवाज ने पूरा हॉलवे चीर दिया। मेरा चीक जलने लगा, मेरी आंखों में पानी आ गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि दर्द था, हालांकि था, बल्कि इसलिए क्योंकि विक्टोरिया के शोल्डर के पीछे ब्लेक हंस रहा था, चुपचाप, कांपते हुए, और बाकी सबने नजरें फेर ली। विक्टोरिया ने मेरी चिन पकड़ ली। तुम डिस्ट्रक्टिव हो, उसने फुसफुसाया। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बिगाड़ दिया था, और अब उन्होंने जो मैस छोड़ा है उसे हमें ठीक करना पड़ रहा है। मार्कस ने टूटे पीसेस देखे और साई किया। उसके अलाउंस से काट लेना, उसने कहा। मेरा कोई अलाउंस था ही नहीं, यही जोक था। उन्होंने मुझसे बेयर हैंड से ग्लास क्लीन करवाया, जबकि ब्लेक डाइनिंग टेबल पर डेजर्ट खा रहा था। एक स्टाफ मेंबर ने मुझे ग्लव्स देने की कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया ने देख लिया और सिर हिला दिया। ही शुड लर्न, उसने कहा। मैंने सीखा कि पावर के बिना ट्रूथ सिर्फ नॉइज है। 4 साल बाद मोटल बाथरूम में खड़े होकर मैंने अपना चीक टच किया। स्किन ठीक थी, मेमोरी नहीं। शेल्फ पर रखा चीप ब्लू वाज हार्मलेस दिख रहा था। उसका विक्टोरिया से कोई लेना देना नहीं था, ब्लेक से भी नहीं। फिर भी मैं उसे स्मैश करना चाहता था। इसके बजाय मैं बेड पर बैठा, प्रीपेड फोन खोला और लिमिटलेस बैंक बैलेंस चेक किया। ज्यादा नहीं था, अगर केयरफुल रहता तो कुछ दिन का फूड, टाइमिंग सही रखता तो दूसरी मोटल नाइट। बस इतना कि ये नाइफ की एज जैसा लगे, नाइफ खुद नहीं। मैंने डिस्काउंट स्टोर से क्लोथ्स खरीदे, सॉक्स, अंडरवियर, 2 प्लेन शर्ट्स, एक जैकेट जिसमें बेसमेंट स्टोन की स्मेल नहीं थी। कार्ड क्लियर हुआ, मनी डबल हुआ। मैंने एक छोटा नोटबुक और पेन खरीदा, मनी फिर डबल हुआ। शुरू में मैं हर ट्रांजैक्शन लिखता था, जैसे अगर देखना बंद किया तो सिस्टम गायब हो जाएगा। $8 बने, 40 80 बने, 80 160 बने। ये मैजिक फायरवर्क्स नहीं था, ये स्लो, स्टूपिड, ब्यूटीफुल मैथ था। सेकंड डे के एंड तक मैं मोटल में एक वीक अफोर्ड कर सकता था। थर्ड डे पर मैंने पॉन शॉप से पुराना लैपटॉप खरीदा। फोर्थ डे पर मैंने पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्सेस के लिए पे किया। तभी मैंने सर्च बार में स्टर्लिंग एटलास होल्डिंग्स टाइप किया। मेरे फादर की कंपनी का लोगो स्क्रीन पर भर गया। फिर एग्जीक्यूटिव चेयर के नीचे विक्टोरिया का नाम आया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे मार्कस हॉथॉर्न था। कंपनी चैरिटी पेज पर ब्लेक लिस्टेड था, ब्लैक सूट में मुस्कुराता हुआ, रिस्ट पर सिल्वर वॉच। और मैं वहां था, मोटल रूम में, नाइट स्टैंड पर वेंडिंग मशीन डिनर, अपने पेरेंट्स के बनाए एम्पायर को देखता हुआ, जिसे मेरी आंट ने चुरा लिया था। मेरे हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। 4 साल तक हॉथॉर्न्स ने मुझे ऐसे फील करवाया जैसे मैं टूटी प्लेट हूं, जिसे उन्होंने काइंडनेस दिखाकर बेसमेंट में रख लिया हो। लेकिन सिस्टम ने मुझे कुछ ऐसा दिया था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। हर परचेस को एक स्टेप में बदलने का तरीका। मैंने नोटबुक फिर खोला। फर्स्ट क्लीन पेज के टॉप पर 3 वर्ड्स लिखे, टेक इट बैक। फिर उसके नीचे लिस्ट के पहले नेम्स लिखे, विक्टोरिया, मार्कस, ब्लेक। पेन ने पेपर में छोटा टियर छोड़ दिया। गुड, कुछ चीजों को मार्क्स छोड़ने चाहिए। अगली सुबह मैं हॉथॉर्न मैंशन वापस नहीं गया। वो करीब 12 सेकंड्स तक सैटिस्फाइंग होता। फिर मार्कस सिक्योरिटी से मुझे वापस साइड वॉक पर फेंकवा देता। विक्टोरिया मुझे अनस्टेबल कहती और ब्लेक कोई बेवकूफी भरा वीडियो पोस्ट करता टाइटल के साथ, बेसमेंट बॉर रिटर्न्स। मेरे पास ब्लैक कार्ड था, ब्रेन इंजरी नहीं, इसलिए मैं गायब हो गया। पहला महीना अगली था। लिमिटलेस बैंक मेरे खर्च को डबल करता था, लेकिन फिर भी मुझे एक ट्रांजैक्शन और अगले ट्रांजैक्शन के बीच सर्वाइव करना पड़ता था। मैंने रिदम जल्दी सीख ली, जो चाहिए वो खरीदो, रिटर्न का वेट करो, फिर स्पेंड करो। कभी ज्यादा फ्लैश मत करो, कभी ऐसी जगह सवाल मत पूछो जहां गरीब लोगों के सवाल अमीर लोगों को क्यूरियस बना दे। फूड मोटल नाइट्स में बदल गया। मोटल नाइट्स क्लोज्ड बेकरी के ऊपर एक छोटे रेंटेड रूम में बदल गई। रूम में ओल्ड शुगर और वेट ब्रिक की स्मेल थी। हीटर ऐसे नॉक करता था जैसे अटेंशन मांग रहा हो। विंडो सीधे दूसरी ब्रिक वॉल को देखती थी। डिप्रेसिंग था, लेकिन प्राइवेट था। प्राइवेसी सीनरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने सेकंड हैंड डेस्क खरीदा, मनी डबल हुआ। मैंने ऐसा लैपटॉप खरीदा जो 2 टैब्स ओपन करने पर सांस नहीं खुलता था, मनी डबल हुआ। मैंने फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉ, इनहेरिटेंस लॉ और अकाउंटिंग के ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, मनी डबल हुआ। तभी मुझे एक क्रूएल ट्रूथ पता चली, मनी डबल हो सकता था, टाइम नहीं। मुझे तुरंत रिवेंज चाहिए था। मैं स्टर्लिंग एटलास में पेपर्स का स्टैक लेकर वॉक इन करना चाहता था,
और विक्टोरिया की परफेक्ट स्माइल उसके फेस से गिरते देखना चाहता था। लेकिन हर डॉक्यूमेंट मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट तक ले जाता, हर शेल कंपनी किसी और सिग्नेचर तक। हर पब्लिक फाइलिंग में इतने गैप्स थे कि रिच थीव्स आराम से छुप सके। मैं 18 का था, एंग्री, अंडरट्रेन्ड और लीगली इनकन्वीनियंट। अगर मैं बहुत तेज मूव करता तो मैं हेडलाइन बन जाता। ट्रबल्ड ऑर्फन एक्यूजेस गार्डियंस, बिटर नेफ्यू अटैक्स फैमिली बिजनेस, अनस्टेबल एयर मैनिपुलेटेड बाय आउटसाइडर्स। विक्टोरिया ने शायद वो स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख रखा होगा। उसे दूसरों की सफरिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत पसंद था। इसलिए मैंने स्टडी किया, मैंने पैसे खर्च किए, क्योंकि पैसे खर्च करने से पैसे बनते थे। मैंने बेटर टूल्स खरीदे, बेटर एक्सेस, बेटर डेटा, बेटर एडवाइस। मैं इतना सीख गया कि समझ सकूं मुझे अपने से स्मार्ट किसी की जरूरत है। यही मुझे नाओमी क्रॉस मिली। उसका ऑफिस एक नैरो बिल्डिंग की 5th फ्लोर पर था, एक टैक्स क्लिनिक और डिवोर्स अटॉर्नी के बीच। नो मार्बल, नो हेडसेट वाली रिसेप्शनिस्ट, बस फ्रॉस्टेड ग्लास डोर और ब्लैक ब्लेजर में एक औरत जो ऐसी लगती थी जैसे कंक्रीट के आर पार फ्रॉड सूंघ सकती हो। उसने मुझे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। तुम यंग हो, उसने कहा। आप ऑब्जर्वेंट है, मैंने कहा। उसके माउथ के कॉर्नर में हल्की मूवमेंट हुई। तुमने स्टर्लिंग एटलास होल्डिंग से जुड़े एस्टेट डॉक्यूमेंट्स की फॉरेंसिक रिव्यू मांगी है। ये कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। नो, और तुम पे कर सकते हो। मैंने ब्लैक कार्ड उसके डेस्क पर रख दिया। उसने उसे टच नहीं किया। कार्ड्स डिक्लाइन भी होते हैं, उसने कहा। मेरा कार्ड ऐसा करना पसंद नहीं करता। ये कॉकी था। मैंने तुरंत रिग्रेट किया, लेकिन पेमेंट क्लियर हो गया। उसकी आईब्रोज 1 मिलीमीटर उठीं। नाओमी के हिसाब से वो स्टैंडिंग ओवेशन जैसा था। मैंने उसे स्टार्ट करने लायक इनफ बताया। मेरे पेरेंट्स, एलियट और ग्रेस स्टर्लिंग, एक्सीडेंट, अडॉप्शन, वो विल जो मैंने कभी नहीं देखी, कंपनी ट्रांसफर, बेसमेंट, बर्थडे एविक्शन। नाओमी बिना इंटरप्ट किए सुनती रही। जब मैं फिनिश्ड हुआ, उसने ड्रॉर खोला, लीगल पैड निकाला और टॉप पर एक सेंटेंस लिखा, फॉलो कंट्रोल, नॉट ग्रीफ। ये कोल्ड लगता है, मैंने कहा। ये एक्यूरेट है, उसने कहा। अगर उन्होंने तुमसे चोरी की है तो चोरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हाइड की होगी। शेयर्स, ट्रस्ट्स, प्रॉक्सीज, फाइलिंग्स, डेट, बोर्ड वोट्स। ग्रीफ तो उन्होंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे किया। मुझे वो तुरंत पसंद आ गई। वार्मली नहीं, मैं अपनी लाइफ के वार्म चैप्टर में नहीं था, लेकिन मुझे ये पसंद आया कि उसने मेरा हाथ थपथपाकर मुझे ब्रेव नहीं कहा। ब्रेव वो कहते हैं जिनके पास यूजफुल टूल्स नहीं होते। नाओमी के पास टूल्स थे। अगले 3 साल हमने चुपचाप बिल्ड किया। मैं बेकरी के ऊपर वाले रूम से एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ जिसका लॉक काम करता था। फिर बेहतर अपार्टमेंट में जहां नेबर्स पाइप्स पर चिल्लाते नहीं थे। फिर ऐसी जगह पर जहां मॉनिटर्स, फाइल बॉक्सेस और मेरे पेरेंट्स का पुराना फोटो फ्रेम रखने की जगह थी। लिमिटलेस बैंक मेरे साथ ग्रो करता गया। ग्रोसरीज खरीदी, डबल वापस। कार खरीदी, डबल वापस। क्लीन एंटिटीज के थ्रू स्मॉल प्रॉपर्टीज खरीदी, डबल वापस। कंसल्टिंग रिपोर्ट्स, लीगल रिव्यूज, डेटा एक्सेस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस खरीदे, डबल वापस। सिस्टम ने कभी चीयर नहीं किया, कभी कंफर्ट नहीं दिया। वो बस मूवमेंट को रिवॉर्ड करता था। हर बार मैं स्पेंड करता, बैलेंस क्लाइम करता। हर बार बैलेंस क्लाइम करता, मुझे विक्टोरिया की बात याद आती। अडल्ट्स खुद सर्वाइव करते हैं, फाइन, मैं इतना अच्छा सर्वाइव करूंगा कि उसका दम घुट जाएगा। नाओमी ने ओल्ड एस्टेट डॉक्यूमेंट्स ट्रेस किए। कुछ पेजेस क्लीन थे, बहुत क्लीन। उसे ऐसे सिग्नेचर्स मिले जो उन डेट्स पर फाइल हुए थे, जो ट्रैवल रिकॉर्ड से मैच नहीं करते थे। उसे एक ट्रस्ट अमेंडमेंट मिली जो सस्पिशियसली मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बहुत करीब अप्रूव हुई थी। उसे एक शेल कंपनी मिली जिसने मार्कस के ऑफिशियली कंट्रोल लेने से पहले ही स्टर्लिंग फैमिली एसेट्स को टच किया था। कुछ भी इतना नहीं था कि डोज उड़ा दे, सब कुछ इतना था कि डिगिंग जारी रहे। मीनवाइल हॉथॉर्न्स लाउड लाइफ जी रहे थे। ब्लेक का सोशल मीडिया मेरा लीस्ट फेवरेट बिजनेस रिपोर्ट बन गया। वो वॉचेस, कार्स, क्लब्स, स्की ट्रिप्स, चैरिटी गेलास पोस्ट करता था, जहां वो विक्टोरिया के साथ ऐसे स्माइल करता जैसे कंपैशन उसी ने इन्वेंट किया हो। हर पोस्ट मुझे याद दिलाती थी कि वो मेरे पेरेंट्स की बोन्स पर बनी लाइफ खर्च कर रहा है। एक वीडियो में वो कस्टम रोल्स रॉयस की डिलीवरी ले रहा था। मैंने उसे 3 बार देखा, इसलिए नहीं कि मुझे पेन पसंद था। मैं इतना ड्रामेटिक नहीं था, क्योंकि डेट मैटर करती थी। वो ब्लेक का 18th बर्थडे था। विक्टोरिया उसके पास खड़ी क्लैप कर रही थी। मार्कस ने उसे की बॉक्स दिया। कैप्शन था, आवर प्रिंस डिजर्व्स द वर्ल्ड, आवर प्रिंस। मैंने वीडियो बंद किया और नोटबुक खोली। फर्स्ट पेज पर टेक इट बैक के नीचे एक नई लाइन लिखी, बर्थडेज मैटर टू देम। ये बिजनेस इनसाइट नहीं था, ये पेटी था। कभी कभी पेटी ही कॉम्पास होती है। जब मैं 21 का हुआ, मेरी विजिबल लाइफ अब भी मॉडेस्ट थी। यही पॉइंट था। हॉथॉर्न्स के लिए अगर वो मेरे बारे में सोचते भी थे तो मैं एक डेड एंड ऑर्फन था जो चीप अपार्टमेंट्स और बैड लक में गायब हो गया था। वॉल्स के पीछे मनी रियल हो चुकी थी, एसेट्स रियल थे, शेल एंटिटीज रियल थी। स्टर्लिंग एटलास में मेरी क्वाइट स्टेक इतनी छोटी थी कि मुझे अनाउंस न करे, और इतनी बड़ी कि अगर मैं चाहूं तो मुझे सीट मिल जाए। एक रेनी इवनिंग नाओमी मेरे अपार्टमेंट आई। आर्म के नीचे फोल्डर था और फेस पर ऐसा लुक कि उसके बोलने से पहले ही मैं सीधा बैठ गया। व्हाट? मैंने पूछा। ब्लेक का 21st बर्थडे नेक्स्ट वीक है, उसने कहा। मैं उसका 18th सर्वाइव कर चुका हूं। आई एम थ्रिल्ड।
वे बरत मोटर ऑक्शन अटेंड कर रहे हैं। लिमिटेड एडिशन फेरारी, पूरे कंट्री में प्राइवेट सेल से आने वाली सिर्फ एक। उसने फोल्डर मेरे डेस्क पर रख दिया। अंदर कार की ग्लॉसी फोटो थी। रेड, लो, ऑब्नॉक्शियस, एग्जैक्टली ब्लेक का टेस्ट। एक पल के लिए मुझे अपने 13-year-old हैंड में टॉय रोल्स रॉयस दिखी। फिर ब्लेक दिखा, जो अपनी बर्थडे कार से टिक कर खड़ा था, जबकि मेरे हाथ में गार्बेज बैग था। मैं मुस्कुराया। नाओमी ने मुझे केयरफुली देखा। लैंडन, व्हाट? तुम्हारी ये स्माइल यूजुअली मतलब होता है कि मुझे पूछना पड़ेगा, क्या हम अभी भी स्मार्ट थिंग कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तुम्हें उस फिरारी की जरूरत नहीं है। नो, मैंने कहा, लेकिन ब्लेक को भी नहीं। अगले दिन मेरी क्लीन एंटिटीज में से एक ने ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया। मेरे नाम से नहीं, मुझसे कनेक्टेड किसी भी चीज से नहीं। हॉथॉर्न्स एक ऐसे बिडर से मिलने वाले थे जिसे कोई देख नहीं सकता था, और मैं अपना पहला बर्थडे प्रेजेंट वापस खरीदने वाला था। ब्लेक बरत मोटर ऑक्शन में ऐसे आया जैसे फेरारी ऑलरेडी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी हो। उसने व्हाइट जैकेट पहनी थी, टाई नहीं, और वॉच इतनी ब्राइट थी कि एयरक्राफ्ट को वार्निंग दे सके। विक्टोरिया पेल सिल्क में उसके साथ वॉक कर रही थी, गेस्ट्स को वही ट्रेन सॉफ्टनेस वाली स्माइल देती हुई जो वो कैमरास के पास उसे करती थी। मार्कस 2 असिस्टेंट्स के साथ पीछे आया, उस एक्सप्रेशन के साथ जैसे प्राइसेस सिर्फ दूसरे लोगों के लिए सजेशंस हो। मैं रूम में नहीं था, फिजिकली नहीं, मेरा प्रॉक्सी था। मिस्टर एल्वरेज नाम का ग्रेहेड बिडिंग एजेंट पीछे बैठा था, फोन, पैडल और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे वो कार क्यों चाहिए। उसे जरूरत भी नहीं थी। प्रोफेशनल साइलेंस उसकी फी का हिस्सा थी, और मैं अच्छा पे करता था। मैं 2 ब्लॉक्स दूर एक प्राइवेट रूम से देख रहा था। एक स्क्रीन पर लाइव ऑक्शन फीड ओपन था, दूसरी पर लिमिटलेस बैंक डैशबोर्ड, और लैपटॉप के कॉर्नर में नाओमी वीडियो कॉल पर थी। वो टायर्ड लग रही थी। यू नो, उसने कहा, कुछ लोग 21 का सेलिब्रेशन केक से करते हैं। मैं व्हील्स वाला केक खरीद रहा हूं। केक ऐसे काम नहीं करता। मेरी फैमिली ऐसे ही काम करती है। ऑक्शन हॉल रिच बॉर्डम से ग्लिटर कर रहा था। डार्क सूट्स में मेन, डायमंड ब्रेसलेट्स वाली विमेन, रोज में टैबलेट्स लेकर घूमता स्टाफ। हर कोई ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे स्वेट करने के लिए भी बहुत एक्सपेंसिव हो। फिर फेरारी स्टेज पर आई, ब्राइट लाइट्स के नीचे रेड पेंट, लो बॉडी, ब्लैक इंटीरियर। ऐसी कार जो उनमें के लिए डिजाइन हुई हो जो चाहते हैं कि स्ट्रेंजर्स उनके पहुंचने से पहले उनकी इनसिक्योरिटी सुन ले। ब्लेक अपनी सीट पर आगे झुका। विक्टोरिया ने उसका आर्म टच किया। मार्कस ने अपने बिडिंग रिप्रेजेंटेटिव को हल्का नॉट दिया। ऑक्शनियर ने जिस नंबर से स्टार्ट किया, उससे मैं अपने पुराने मोटल को 100 बार खरीद सकता था। पहली बिड्स तेजी से आई। मार्कस ने रेस किया, दूसरे बिडर ने रेस किया, मार्कस ने फिर रेस किया। ब्लेक ऐसे ग्रिन कर रहा था जैसे कोई और उसकी प्लेट भर रहा हो। फिर मिस्टर एल्वरेज ने मेरा पैडल उठाया। ऑक्शनियर ने पॉइंट किया, बिड फ्रॉम नंबर 117। मार्कस ने पीछे देखा। वो मुझे नहीं देख सकता था। उसे बस एक शांत फेस वाला ओल्डर मैन दिखा, बिना किसी विजिबल इमोशन के। उसने फिर रेस किया। मैंने मिस्टर एल्वरेज को हायर जाने को कहा। ऑक्शनियर की वॉइस शार्प हो गई। रूम शिफ्ट हुआ। हेड्स मुड़े, पहले कैजुअली, फिर इंटरेस्ट के साथ। जब रिच मैन पैसा खर्च करते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग तब इंटरेस्टेड होते हैं जब किसी रिच मैन को पब्लिक में कुछ डिनाई किया जाए। ब्लेक की स्माइल रुक गई। मार्कस ने फिर रेस किया, इस बार ज्यादा हार्ड। उसका हैंड हवा को कट करता हुआ उठा। मैंने वापस रेस किया। लैपटॉप से नाओमी ने साई किया। ये टेरेबल इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे मुझे और बुरा लग रहा है। ये बर्थडे कार्ड है। फीड में ब्लेक ने विक्टोरिया से कुछ विस्पर किया। वो मुस्कुराई और उसका हैंड थपथपाया, लेकिन उसकी आईज टाइट हो चुकी थी। वो पहला विजिबल क्रैक था। मार्कस अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरफ झुका। अनदर बिड। ऑक्शनियर नंबर रिपीट करता, उससे पहले ही मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। कुछ गेस्ट्स ने सॉफ्टली लाफ किया। मार्कस पर नहीं, अभी नहीं, सिचुएशन पर। एक्सपेंसिव रूम्स में पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऐसे ही शुरू होती है। क्वाइट, पलाइट, सब प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें मजा नहीं आ रहा। मार्कस ने फिर पीछे देखा। इस बार उसका जॉ मूव हुआ। ब्लेक का फेस रेड हो गया। हु इज दैट? मैंने उसे माउथ करते देखा। किसी ने आंसर नहीं दिया। प्राइस इतनी क्लाइंब कर गई कि 2 सीरियस कलेक्टर्स ड्रॉप आउट कर गए। फिर वो टेरिटरी में पहुंची जहां कार नहीं रहती। बहुत शाइनी आर्ग्यूमेंट बन जाती है। मार्कस ने 1 फाइनल बिड की। अगली थी फाइनेंशियली रीनस नहीं, इमोशनली एक्सपेंसिव। उसने ब्लेक के बर्थडे फैंटेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत आगे पुश कर दिया था। मैंने स्क्रीन देखा। फिर मैंने 1 मिलियन से रेस किया। नाओमी ने आंखें बंद कर ली। पेटी, उसने कहा। एक्यूरेट, मैंने करेक्ट किया। रूम क्वाइट हो गया। ऑक्शनियर ने नंबर रिपीट किया। मार्कस नहीं हिला। विक्टोरिया की स्माइल टिकी रही, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शायद ऐसे सिचुएशंस के लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस की थी। ब्लेक डिसबिलीफ के साथ मार्कस की तरफ मुड़ा। प्रिंस को टॉय प्रॉमिस किया गया था। टॉय अभी अभी छिन गया था। गोइंग वंस। ब्लेक आगे झुका। गोइंग ट्वाइस। मार्कस मिस्टर एल्वरेज को ऐसे घूर रहा था जैसे सिर्फ हेट्रेड से बायर आइडेंटिफाई कर लेगा। सोल्ड टू नंबर 117। हैमर नीचे आया। ब्लेक बहुत तेज खड़ा हुआ। उसकी चेयर पॉलिश्ड फ्लोर पर लाउड स्क्रेप हुई। कई लोग मुड़े। किसी ने फोन उठा लिया। डैड, ब्लेक ने स्नैप किया।
पूरे रूम के लिए लाउड नहीं, पर पीछे वाली रो के लिए काफी। यू सेड इट वॉज हैंडल्ड। मार्कस ने उसकी रिस्ट पकड़ी। सिट डाउन। आई वॉन्टेड दैट कार। विक्टोरिया वार्निंग वाली सॉफ्ट स्माइल के साथ ब्लेक की तरफ झुकी। नॉट हियर। इससे बात और खराब हो गई। ब्लेक कभी नॉट हियर में अच्छा नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी हियर ही थी। लोगों के सामने, चीजें हाथ में मिलते हुए। रूम के दूसरी तरफ सेरिना वाले अपनी चिन हैंड पर टिकाए देख रही थी। मैं सेरिना को जानता था। बिजनेस प्रेस में हर कोई सेरिना को जानता था। उसकी फैमिली के पास मीडिया नेटवर्क, कई डिजिटल पब्लिकेशंस और इतनी सोशल इन्फ्लुएंस थी कि स्कैंडल्स के दांत निकल आए। वो यंग थी, एलिगेंट थी और ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए फेमस थी जिनसे एग्जीक्यूटिव्स टेलर्ड शर्ट्स में स्वेट करने लगते थे। फीड पर उसकी आइज ब्लेक से मिस्टर एल्वरेज पर गई, फिर पैडल नंबर पर, फिर वापस विक्टोरिया पर। वो स्मोक नोटिस होने से पहले पैटर्न नोटिस करती थी। गुड, मुझे इवेंचुअली विटनेसेस चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं। उस रूम में एक भी इंसान नहीं जानता था कि वो मैं हूं। विक्टोरिया और मार्कस को सिर्फ मिस्टीरियस बिडर दिखा, ब्लेक को सिर्फ स्टोलन टॉय, सेरिना को एक क्वेश्चन, और मुझे दिखा पहला बर्थडे बैकफायर। लिमिटलेस बैंक ने एंटिटी के थ्रू पेमेंट प्रोसेस किया। रिटर्न मेरे हिडन अकाउंट में बिना साउंड वाले थंडर की तरह हिट हुआ। मनी डबल हुआ। इंसल्ट भी। जब लाइव फीड खत्म हुआ, नाओमी कैमरा के पास झुकी। तुम प्लीज लग रहे हो। आई एम बीइंग मैच्योर। तुमने एक ऐसी फरारी खरीदी जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं, सिर्फ बर्थडे रूइन करने के लिए। एग्जैक्टली, मैंने कहा। ग्रोथ। वो नहीं हंसी, लेकिन उसके माउथ का कॉर्नर फिर ट्विच हुआ। उस रात बाद में ब्लेक ने कुछ पोस्ट नहीं किया। तभी मुझे पता चला उसे हर्ट हुआ था। नो फोटो, नो फेक स्माइल, नो कैप्शन अबाउट ब्लेसिंग्स, बस साइलेंस। ब्लेक जैसे आदमी के लिए साइलेंस बेसिकली फ्यूनरल था। अगली सुबह नाओमी ने मुझे मैसेज भेजा, सेरिना वेल रिक्वेस्टेड ऑनरशिप इंफॉर्मेशन ऑन द बिडर एंटिटी। मैंने 2 बार पढ़ा, फिर मुस्कुराया। इसलिए नहीं कि सेरिना जानती थी, वो नहीं जानती थी, लेकिन किसी स्मार्ट ने शैडो नोटिस कर ली थी। और शैडोज यूजफुल होती है जब तक उन्हें घूरने वाले लोग पीछे मुड़कर न देखें। हॉथॉर्न्स ने फेरारी ऑक्शन को बैड लक कहा। रिच बात थी, क्योंकि उनकी पूरी फॉर्चून इसी पर डिपेंड करती थी कि मेरी बैड लक हमेशा चलती रहे। ब्लेक पब्लिक एम्बैरेसमेंट से वैसे रिकवर हुआ जैसे स्पॉल्ड लोग होते हैं। उसने न्यू वॉच खरीदी, जिम फोटो पोस्ट की हेटर्स वाली कैप्शन के साथ, और प्रिटेंड किया कि सिटी की हाफ एलीट के सामने लिमिटेड फरारी हारना कोई स्पिरिचुअल लेसन था। मार्कस स्टाफ पर गुस्सा करके रिकवर हुआ, विक्टोरिया और जोर से मुस्कुराकर। फिर आया वाटर फ्रंट डेवलपमेंट। स्टर्लिंग एटलास ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, ग्लॉसी रेंडरिंग्स, पॉलिश्ड स्पीचेस और विक्टोरिया के साथ, जो एक ऐसे मॉडल के सामने खड़ी थी जो नेचर का रिच पर्सन वाला ड्रीम लग रहा था। एक्चुअल नेचर हटाने के बाद अ रिसोर्ट, प्राइवेट विलास, लक्सुरी रिटेल, अ मैरिना, वेलनेस स्पा, क्वाइट वॉकिंग पाथ्स उन लोगों के लिए जो शैंपेन डिलीवरीज के बीच खुद को हम्बल फील करना चाहते हैं। प्रॉब्लम लैंड थी। प्लान डेवलपमेंट जोन के बीच एक छोटा पार्सल बैठा था, ना ह्यूज, ना फ्लैशी, लेकिन जरूरी। उसके बिना पूरा मॉडल ऐसा लगता जैसे किसी ने सेंटर से काट लिया हो। नाओमी ने पहले पता लगाया, तुम्हारी आंट परचेस क्लोज होने से पहले ही बोस्ट कर रही है। उसने मॉर्निंग कॉल में कहा, बोल्ड, केयरलेस, माई फेवरेट काइंड ऑफ बोल्ड। लैंड एक फैमिली ट्रस्ट का था जो क्लीन सेल चाहता था। विक्टोरिया और मार्कस अज्यूम कर रहे थे कि स्टर्लिंग एटलास को ही मिलेगा। वे इन्वेस्टर्स को प्राइवेट लंच पर ऑलरेडी इनवाइट कर चुके थे। रेंडरिंग्स तैयार थे। मार्कस ने सिटी कॉन्टैक्ट्स को कॉल्स भी कर दी थी, जिन्हें नाओमी ने एग्रेसिवली फ्रेंडली कहा। मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले एक एंटिटी से नेबरिंग पार्सल खरीदा, फिर दूसरी से क्रिटिकल पीस के लिए बिड की। प्राइस तेजी से क्लाइंब हुई। मार्कस ने प्राइवेट अरेंजमेंट पुश करने की कोशिश की। विक्टोरिया ने पर्सनल कॉल किया। एक सिटी कंसल्टेंट ने हिंट दिया कि सेलर को पब्लिक गुड के लिए स्टर्लिंग एटलास कंसिडर करना चाहिए। सेलर ने कैश कंसिडर किया। कैश जीत गया। यूजुअली वही जीतता है। जब मेरी एंटिटी ने लैंड सिक्योर की, मैं अपार्टमेंट डेस्क पर स्वेटपेंट्स पहने कार्टन से नूडल्स खा रहा था। लिमिटलेस बैंक ने पेमेंट प्रोसेस किया। रिटर्न सिस्टम से डबल बैक हुआ। मेरा अकाउंट स्वेल हुआ, जबकि मार्कस की डेवलपमेंट टीम शायद ब्लिंक करना भूल गई होगी। उस आफ्टरनून स्टर्लिंग एटलास ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फिर भी होल्ड की। मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखी। विक्टोरिया क्रीम सूट में ग्लॉसी वाटरफ्रंट मॉडल के पास खड़ी थी। मार्कस स्क्रीन के पास था। ब्लेक भी अटेंड कर रहा था, क्योंकि किसी ने उसे साफ तौर पर बताया होगा कि मॉडल के पास खड़े होना बिजनेस एक्सपीरियंस काउंट होता है। विक्टोरिया ने ब्यूटीफुल शुरुआत की। उसने लेगेसी, कम्युनिटी, सस्टेनेबल लक्सुरी और ऐसी फ्रेजेस के बारे में बात की जो एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि रूम में कोई पूछता नहीं कि उनका मतलब क्या है। फिर एक इन्वेस्टर ने हैंड रेज किया। हैज द इंटीरियर पार्सल बीन सिक्योर्ड? विक्टोरिया की स्माइल नहीं हिली। मार्कस आगे आया। वी आर हैंडलिंग फाइनल डिटेल्स। मतलब नो। दूसरा इन्वेस्टर मॉडल के ऊपर झुका और मिसिंग पीस की तरफ पॉइंट किया। अगर वो पार्सल थर्ड पार्टी के पास है तो एक्सेस राउट्स बदलेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेजिंग बदलेगी, मैरिना प्लान बदलेगा। मार्कस ऐसे स्माइल किया जैसे उस आदमी ने उसके शूज इंसल्ट कर दिए हों। हम डेकेड से प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड। वो कंसर्न था। मैं बता सकता था, क्योंकि वो वही वॉइस यूज कर रहा था जो रिच मैन तब उसे करते हैं जब चाहते हैं कि कोई फायर नोटिस करना बंद कर दे। विक्टोरिया ने मॉडल पर एक हैंड रखा।
द प्रोजेक्ट रिमेन्स फुली ऑन स्केड्यूल। वहीं उसने ओवर कमिट कर दिया। इन्वेस्टर ने धीरे से नोट किया, कन्विंस होकर नहीं, बस इतना पोलाइट कि बाहर निकलने के बाद किसी और को कॉल करे। रूम विस्पर करने लगा। सेरिना वाले भी वहां थी, पीछे के पास, हाथ में वाटर ग्लास, मॉडल को देखते हुए। उसकी गेस मिसिंग पार्सल पर गई, फिर मार्कस पर, फिर विक्टोरिया के हैंड पर जो अभी भी मॉडल पर था, जैसे मैनिक्योर्ड फिंगर से प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। उसे पता था फेरारी बिडर और लैंड बायर शायद कनेक्टेड है। उसे नहीं पता था कि वो मैं हूं। गुड, हॉथॉर्न्स को भी नहीं पता था। बेटर, इवनिंग तक छोटे इंडस्ट्री ब्लॉग्स ने स्टोरी उठा ली। स्टर्लिंग एटलास वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट फेसेस पार्सल कॉम्प्लिकेशन। इन्वेस्टर्स आस्क अबाउट एक्विजिशन अनसर्टेनिटी। अनोनिमस बायर ब्लॉक्स रिसोर्ट एक्सेस। अनोनिमस बायर, मुझे ये साउंड पसंद आया। अगली सुबह ब्लेक ने फैमिली जिम से फोटो पोस्ट की। कैप्शन था, पीपल हु हाइड देयर नेम्स आर कवर्ड्स। मैं ऑलमोस्ट कमेंट करने वाला था, पीपल हु हाइड बिहाइंड स्टोलन कंपनीज शुड स्ट्रेच बिफोर जजिंग कवर्ड्स। मैंने नहीं किया। रिस्ट्रेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट है, अनोइंग बट यूजफुल। लैंड डील ने मुझे मेरी सेकंड विन दी, लेकिन पहली रियल हेडेक भी। लैंड ओन करना वॉच ओन करने जैसा नहीं होता। उसे ड्रॉ में रखकर अपनी पेटिनेस एडमायर नहीं कर सकते। टैक्सेस थे, मेंटेनेंस था, जोनिंग क्वेश्चंस, लीगल नोटिसेस, पॉसिबल एनवायरमेंटल रिव्यूज। नाओमी ने मुझे इतना थिक फोल्डर भेजा कि दूर रोक सके। कंग्रेचुलेशंस, उसने कहा, तुम्हारे रिवेंज के पास पेपर वर्क है। आई हेट दैट सेंटेंस। यू शुड। पेपर वर्क इज हाउ रिच पीपल ब्लीड स्लोली। वो सही थी। पहली बार मुझे समझ आया कि मनी प्रेशर खरीद सकता है, लेकिन प्रेशर को मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं रेकलेसली खरीदता तो एसेट्स रॉट कर सकते थे। अगर स्टर्लिंग एटलास बहुत जल्दी कोलैप्स होता तो शायद मैं वही कंपनी डिस्ट्रॉय कर देता जिसे वापस चाहता था। यही ड्रॉबैक था जब आप उस घर के अंदर हंटिंग कर रहे हो जिसमें बाद में रहना चाहते हो। हर वॉल नहीं जला सकते। स्टिल, इन्वेस्टर पैनिक ने एग्जैक्टली वही किया जो मुझे चाहिए था। स्टर्लिंग एटलास स्टॉक डिप हुआ। बहुत नहीं, इनफ। मैंने क्वाइटली खरीदा, थोड़ा एक एंटिटी से, थोड़ा दूसरी से, थोड़ा एक फंड से जिसे कोई उस लड़के से कनेक्ट नहीं करेगा जो कभी डंपस्टर के पास सोया था। विक्टोरिया और मार्कस ने मिस्ट्री बायर को ब्लेम किया। राइवल फंड, शायद कोई एक्सटोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, शायद लक्सुरी रिसोर्ट स्पेस का कॉम्पिटिटर। मैं कभी नहीं। उनके लिए मैं जा चुका था, शायद डेड, शायद कहीं फ्लोर स्वीप कर रहा था। एट मोस्ट, मैं एक स्ट्रे कैट था जो उनकी मेमोरी से बाहर भटक गया था। उन्हें पता नहीं था कि कैट के टीथ है, और बिल्कुल पता नहीं था कि वो टाइगर बन रही है। फिर नाओमी ने नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट के साथ कॉल किया। इमरजेंसी इन्वेस्टर मीटिंग, उसने कहा। स्टर्लिंग एटलास, नेक्स्ट वीक। मैंने लैंड डॉक्यूमेंट से नजर उठाई। पब्लिक, क्लोज्ड, लेकिन प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के साथ शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं। मैंने डेस्क पर रखी अपने पेरेंट्स की ओल्ड फोटो देखी। कंपनी उनकी थी, बिल्डिंग उनकी थी। मैं अंदर कदम रखने से बचता रहा था, क्योंकि मैं रेडी नहीं था कि वो मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन टाइम आ चुका था। मैं हिडन बायर रिवील नहीं करूंगा, अपना रियल हैंड नहीं दिखाऊंगा। मैं कुछ छोटा बनकर अंदर जाऊंगा, एक न्यूसेंस, एक छोटा शेयर होल्डर विद अ चेयर। और मैं विक्टोरिया का फेस देखना चाहता था जब बेसमेंट अपना दूर खोलेगा। स्टर्लिंग एटलास हेडक्वार्टर्स एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा मुझे याद था, और बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मुझे याद था। ग्रीफ यही करती है, बिल्डिंग्स को बिना परमिशन एडिट कर देती है। लॉबी में अभी भी टॉल ग्लास वॉल्स थे, व्हाइट स्टोन फ्लोर, रिसेप्शन डेस्क के पीछे ह्यूज सिल्वर लोगो। मेरे फादर उस लॉबी से चलते थे, एक हैंड मेरे शोल्डर पर रखकर। एम्प्लॉइज हर कुछ स्टेप्स पर उन्हें रोकते थे, और उन्हें उनके नेम्स पता होते थे। सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स, असिस्टेंट्स, ड्राइवर्स, एलिवेटर्स के पास फ्लावर्स बदलने वाले लोग। ईयर्स बाद मार्कस उसी लॉबी से ऐसे चलता था जैसे सब लोग शूज वाली फर्नीचर हों। मैं रिवॉल्विंग डोर्स के बाहर लगभग पूरा मिनट खड़ा रहा, फिर अंदर गया। ग्लास से मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देख रहा था। ब्लैक सूट, क्लीन हेयर कट, काम फेस। मेरा स्टमक ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ब्रिक निगल ली हो। गेट इन, मैंने खुद से बुदबुदाया। तुमने अंदर नर्वस होने का राइट खरीदा है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अप्रोच करते देखा और ऊपर देखा। कैन आई हेल्प यू? उसका टोन वैसा पलाइट था जैसा लक्सुरी बिल्डिंग्स लोगों को ट्रेन करती हैं। पहले पलाइट रहो, फिर डिसाइड करो कि सामने वाला मैटर करता है या नहीं। मैंने उसे शेयर होल्डर क्रेडेंशियल्स दिए। उसकी आईज टैबलेट पर गई, फिर दोबारा, फिर उसकी पोस्चर बदल गई। वन मोमेंट, मिस्टर स्टर्लिंग। उस लॉबी में अपना नेम सुनना उम्मीद से ज्यादा हार्ड हिट हुआ। एलिवेटर डोर्स खुले। एक यंग असिस्टेंट मुझे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस फ्लोर पर ले गई। सूट्स में लोग कॉफी टेबल्स के पास खड़े लो वॉइसेस में बात कर रहे थे। सबके एक्सप्रेशन सेम थे, काम, रिच, और इतने वरीड की प्रिटेंड कर सके कि वरीड नहीं है। फिर मैंने उन्हें देखा। विक्टोरिया विंडोज के पास खड़ी थी, हमेशा की तरह परफेक्ट। मार्कस लॉन्ग टेबल के पास दो बोर्ड मेंबर से बात कर रहा था। ब्लेक वॉल से टिककर फोन के साथ खड़ा था। बोर्ड एंड एक्सपेंसिव। एक सेकंड तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। फिर ब्लेक ने ऊपर देखा। उसका फेस फ्रीज हो गया। वो सैटिस्फाइंग था, थोड़ी देर के लिए। फिर वो मुस्कुराया। वेल, डैम, उसने इतना लाउड कहा कि नियरबाई इन्वेस्टर्स सुन सके। बेसमेंट में अब वाईफाई आ गया। कई हेड्स टर्न हुए। विक्टोरिया ने उसकी गेज फॉलो की। उसका फेस आधे इंच बदला।
मोस्ट पीपल नोटिस नहीं करते, मैंने किया। मैंने ईयर स्पेंड किए थे ये स्टडी करने में कि उसकी कौन सी स्माइल डेंजर का मतलब है। मार्कस लास्ट में मुड़ा, उसने शूज से फेस तक मुझे देखा, फिर असिस्टेंट को। ये यहां क्या कर रहा है? असिस्टेंट ने फिर टैबलेट चेक किया। मिस्टर स्टर्लिंग इज रजिस्टर्ड एज अ शेयर होल्डर। ब्लेक हंसा, अ शेयर होल्डर? इसने क्या खरीदा? एक कूपन और एक ड्रीम। कुछ इन्वेस्टर्स ने पोलाइट लाफ दिया। रियल लाफ नहीं, वो लाफ जो लोग पावर के पास बने रहने के लिए करते हैं। मेरे फेस में पुरानी हीट उठी। बेसमेंट में 4 साल किसी आदमी को ये टेस्ट अच्छी तरह सिखा देते हैं कि लोग उस पर हंसे तो कैसा लगता है। मैं उसे बताना चाहता था कि जिस फेरारी पर वो रोया था वो मैंने खरीदी थी। मैं विक्टोरिया को बताना चाहता था कि जिस लैंड की उसे जरूरत है वो मेरे कंट्रोल में है। मैं मार्कस को बताना चाहता था कि जिस मिस्टीरियस बिडर को वो प्राइवेट रिपोर्ट्स में कर्ज कर रहा था वो उससे 3 टेबल्स दूर खड़ा है। मैंने इनमें से कुछ नहीं किया। टाइगर अगर बहुत जल्दी रोर कर दे तो रग बन जाता है। मैंने इसके बजाय स्माइल की। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, ब्लेक। अब भी वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? पोलाइट लाफ्टर ने डायरेक्शन बदल ली। बहुत नहीं, इनफ। ब्लेक की स्माइल टाइट हो गई। मार्कस आगे आया। दिस मीटिंग इज फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स। मैंने क्रेडेंशियल कार्ड चेक इन टेबल पर रखा। तो मुझे बैठ जाना चाहिए इससे पहले कि कोई रूम को सीरियस समझने की गलती कर दे। एक ओल्डर इन्वेस्टर ने हाथ में कॉफ किया। असिस्टेंट ने अपने टैबलेट को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। विक्टोरिया मेरी तरफ चली। लैंडन, उसने सॉफ्टली कहा, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। सॉफ्ट वॉइस। पब्लिक प्लेस। नियर बाय विटनेसेस। ये विक्टोरिया का वो वर्जन था जो जेनरस दिखना चाहता था जबकि टेबल के नीचे नाइफ शार्पन कर रही हो। मैंने सोचा आप हैप्पी होंगी। मैंने कहा, आप हमेशा लोगों से कहती थी। आपने मुझे फैमिली की तरह रेस किया। उसकी आईज फ्लिकर हुई। मार्कस का जॉ मूव हुआ। ब्लेक ने स्नोट किया। फैमिली? उसने कहा, तू वाइन सेलर में सोता था क्योंकि तू स्टाफ को डराता था। यह मिस्टेक थी। नियरेस्ट इन्वेस्टर ने हेड टर्न किया। विक्टोरिया का हैंड फोल्डर पर टाइटन हुआ। मैंने ब्लेक को देखा और साइलेंस को 1 सेकंड ज्यादा बैठने दिया। इंटरेस्टिंग वर्जन, मैंने कहा। मुझे याद है बेसमेंट में लॉक था। रूम गास्प नहीं हुआ। रियल रूम्स चीप ड्रामास के बाहर रैली ऐसा करते हैं। लेकिन कई कॉन्वर्सेशंस रुक गई। कॉफी टेबल के पास एक बोर्ड मेंबर ने अपना कप लोअर किया। मार्कस बीच में कट किया। वी आर नॉट डिस्कसिंग फैमिली हिस्ट्री। नो, मैंने कहा, वी आर डिस्कसिंग कंपनी हिस्ट्री। मैंने टेबल के एंड के पास सीट ली। ब्लेक ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसके बर्थडे केक पर बैठ गया हूं। मार्कस ने सिक्योरिटी की तरफ देखा। फिर टेबल पर क्रेडेंशियल कार्ड याद आया और खुद को रोक लिया। वो छोटी हेजिटेशन ब्यूटीफुल थी। लाउड नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस एक आदमी को रियलाइज करते देखना कि जिन रूल्स से वो मुझे बाहर फिंकवाता था वो इस रूम में काम नहीं करते। मीटिंग शुरू हुई। मार्कस ने मार्केट रूमर्स, लैंड डिलेज, स्पेक्युलेटिव इंटरफेरेंस और अननोन पार्टीज की हॉस्टाइल प्रेशर के बारे में बात की। अननोन पार्टीज, वो मैं था। 1 डजन क्लीन मास्क और बहुत काम एक्सप्रेशन पहने हुए। विक्टोरिया ने नेक्स्ट बोला। उसने कंपनी की स्टेबिलिटी प्रेस की, लेगेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। हर बार वो लेगेसी कहती, मुझे स्टोलन डॉक्यूमेंट्स पर मेरे फादर के सिग्नेचर के नीचे उसका सिग्नेचर याद आता। जब क्वेश्चंस ओपन हुए मैंने हैंड रेज किया। मार्कस ने इग्नोर किया। मेरे बगल वाले ओल्डर इन्वेस्टर ने देखा। द यंग शेयर होल्डर हैज अ क्वेश्चन, उसने कहा। मार्कस को तब मेरी तरफ देखना पड़ा। मैंने अपनी वॉइस काम रखी। कैन मैनेजमेंट क्लैरिफाई व्हाई सर्टेन इनहेरिटेंस लिंक्ड एसेट ट्रांसफर्स फ्रॉम द स्टर्लिंग फैमिली ट्रस्ट वर कंसोलिडेटेड अंडर हॉथॉर्न कंट्रोल्ड एंटिटीज आफ्टर माय पेरेंट्स डेथ? रूम स्टिल हो गया। इसलिए नहीं कि सब मैकेनिक समझ गए थे, जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने इनहेरिटेंस सुना, स्टर्लिंग सुना और विक्टोरिया की स्माइल फ्रीज होते देखी। मार्कस ने बहुत जल्दी आंसर दिया। लैंडन हैज बीन थ्रू सो मच, उसने कहा। हमने हमेशा उसके हीलिंग की कामना की है। मेरा दिल टूटता है कि उसका पेन फिर पब्लिक में खींचा जा रहा है जबकि आउटसाइड फोर्सेस इस कंपनी पर अटैक कर रही है। आउटसाइड फोर्सेस, अब यही उनकी स्टोरी थी। कंपनी हॉस्टाइल स्पेक्युलेटर्स के अटैक में थी और पुअर लिटिल लैंडन अनस्टेबल ऑफन यूजफुल बैकग्राउंड नॉइज था। उन्हें अभी भी मुझ पर सस्पेक्ट नहीं था। पब्लिक में पिटी, प्राइवेट में इंसल्ट। ये ऑलमोस्ट इंप्रेसिव था। इमेजिन करो, एक टाइगर तुम्हें हंट कर रहा हो और तुम शूज अनॉय करने वाली हाउस कैट को किक करने रुक जाओ। मैं आंसर देना चाहता था, एक साफ स्टेटमेंट रिलीज करना चाहता था जो दिखाए किसने किसे रेज किया, कौन कहां सोया और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पर किसके सिग्नेचर्स थे। नाओमी ने मुझे रोका। नॉट येट, उसने कहा। एनक्रिप्टेड कॉल पर उसकी वॉइस टाइट और क्लिप थी। मार्कस फिशिंग कर रहा है। अगर तुम बहुत प्रिसाइसली डिफेंड करोगे तो उसे पता चल जाएगा रियल प्रेशर कहां कनेक्ट होता है। तो मैं बस विक्टोरिया को ट्रैजिक आंट प्ले करने दूं। फॉर नाउ, आई हेट फॉर नाउ, आई नो, इसलिए स्लोली बोल रही हूं। वो सही थी, मुझे वो भी हेट था। फिर मार्कस ने एस्केलेट किया। एक लीगल चैलेंज मेरे अर्ली शेयर एक्यूमुलेशन में उसे हुई शेल एंटिटी से कनेक्टेड प्रॉक्सी राउट पर हिट हुआ। डीपेस्ट लेयर नहीं था लेकिन डिस्पोजेबल भी नहीं। उसने फाइलिंग्स चैलेंज की, डिस्क्लोजर्स डिमांडेड किए और पेंडिंग ट्रांसफर्स पर फ्रीज पुश किया। उसी समय नाओमी जिस विटनेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसने आंसर करना बंद कर दिया। विटनेस मेरे पेरेंट्स की डेथ वाले ईयर का ओल्ड एस्टेट क्लर्क था। उसने इतना देखा था कि डर जाए, इतना नहीं कि सेफ फील करे।
नाओमी उसे मीट करने के लिए ऑलमोस्ट कन्विंस कर चुकी थी। फिर साइलेंस, नो कॉल्स, नो रिप्लाईज। जब इन्वेस्टिगेटर ड्राइव बाय करके गया, अपार्टमेंट एम्प्टी था। नाओमी ने बताया तो मेरे हैंड्स कोल्ड हो गए। क्या वो डेड है? मैंने पूछा। नो एविडेंस ऑफ दैट, उसने कहा, लेकिन वो गॉन है। इससे मुझे बेटर फील नहीं हुआ। नेक्स्ट हिट सीधे नाओमी पर आया। उसका ऑफिस ग्लैमरस नहीं था, पर उसका था। फाइल शेल्व्स, 2 डेस्क्स, एक कॉफी मशीन जो ऐसे साउंड करती थी जैसे एम्प्लॉयमेंट से रीसेंट करती हो, वॉल कैलेंडर जिस पर कोड डेट्स ब्लैक मार्कर से लिखी थी। जब मैं उस रात पहुंचा, लॉक ड्रिल करके ओपन था। ड्रॉज बाहर लटके थे, पेपर्स फ्लोर पर स्कैटर्ड थे। उसका फ्रेम्ड लाइसेंस कारपेट पर फेस डाउन पड़ा था। कॉफी मशीन ब्रोकन थी, जो पर्सनल और अननेसेसरी लगा। नाओमी मेस के बीच स्लीव्स रोल्ड अप किए खड़ी थी। यू शुड नॉट हैव कम हियर, उसने कहा। तुम्हें मेरी वजह से थ्रेटन नहीं होना चाहिए था। आई बिल एक्स्ट्रा फॉर थ्रेट्स। नॉट फनी, इट वॉज अ लिटिल फनी। उसके हैंड स्टेडी थे, लेकिन फेस पेल। मैंने फ्लोर पर फाइल्स देखी। क्या उन्हें कुछ मिला? कुछ कॉपीज, ओरिजिनल्स नहीं। मैं ओरिजिनल्स वहां रखती हूं जहां मार्कस जैसे में देखना सोचते भी नहीं। कहां? उसने मुझे एक लुक दिया। नाइस ट्राई। तब भी मैं ऑलमोस्ट स्माइल कर गया। फिर मेरा फोन एक और अलर्ट से बस हुआ। मेरी शेल एंटिटीज में से एक इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी कि डेंजरस बन गई थी। फेटल नहीं, डेंजरस। मुझे उसे कट लूज करना था। जो ट्रांसफर कर सकता था करना था, और बाकी को बर्न होने देना था, इससे पहले कि मार्कस दीपक फॉलो करे। एक राउट से मनी डिसअपियर्ड, दूसरे पर लीगल फीस हिट हुई। एक पोजीशन जिसे मैं चाहता था, डीले करनी पड़ी। लिमिटलेस बैंक मनी ग्रो कर सकता था, एक्सपोजर रिवाइंड नहीं। उस रात नाओमी के डैमेज्ड ऑफिस में बैठकर मैंने अब तक की अगलीस्ट चॉइस की। मैंने शेल सैक्रिफाइस कर दी। एक मॉनिटर पर एंटिटी डार्क हो गई, दूसरे पर मार्केट डेटा चलता रहा, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि केयरफुल हाइडिंग के 3 साल अभी एक लेयर खो चुके हैं। नाओमी डेस्क के पार से मुझे देख रही थी। यू आर एंग्री, उसने कहा। ब्रिलियंट डिडक्शन। यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिटिंग बैक इमीडिएटली। ऑल्सो ब्रिलियंट। डू नॉट। मैंने ब्रोकन रूम देखा। दे केम आफ्टर यू। यस, उसने कहा। और अगर तुम एंगर में बहुत कुछ रिवील कर दोगे तो वे इस ऑफिस से ज्यादा जीतेंगे। यही रिवेंज की प्रॉब्लम है। लोग इसे फायर की तरह बेचते हैं। मोस्ट डेज ये टेबल के नीचे नाइफ रखकर अकाउंटिंग होती है। मैंने नाओमी के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी पे की। सिस्टम ने एक्सपेंसेस पर डबल रिटर्न दिया, क्योंकि अपेरेंटली ट्रॉमा का भी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम था। मैंने बैकअप काउंसिल, स्टोरेज, एक वल्नरेबल कॉन्टैक्ट की रिलोकेशन और डिजिटल क्लीनअप के लिए पे किया। हर परचेज ने मुझे स्ट्रॉन्गर किया। हर परचेज ने याद दिलाया कि फाइनल स्ट्राइक से पहले भी कोई ब्लीड कर सकता है। अगली सुबह मार्कस बिजनेस ब्रॉडकास्ट पर आया। नेवी सूट में बैठा, काम और ग्रेव। स्टर्लिंग एटलास इज बीइंग टारगेटेड बाय अनोनिमस फाइनेंशियल एक्टर्स, उसने कहा। हम अपने शेयर होल्डर्स को मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर होस्ट ने मेरे बारे में पूछा। मार्कस फेंट स्माइल किया। लैंडन एक पेनफुल हिस्ट्री वाला यंग मैन है। मैं आशा करता हूं कि वो पीस ढूंढ ले, इससे पहले कि दूसरे लोग उसके पेन को अपने एजेंडा के लिए उसे करें। मैंने वीडियो पॉज किया। वहां फिर था, हेड पर पैट, लिटिल कैट स्पीच। पुअर लैंडन, बिटर लैंडन, यूजफुल लैंडन, स्मॉल लैंडन, नॉट डेंजरस, नेवर डेंजरस। मैंने स्क्रीन पर मार्कस की फ्रोजन स्माइल को घूरा। कीप थिंकिंग दैट, मैंने कहा। 2 घंटे बाद नाओमी ने कॉल किया। उसकी वॉइस बदल चुकी थी। व्हाट डिड यू फाइंड, मैंने पूछा। जब उन्होंने मेरा ऑफिस टॉस किया, डेवलपमेंट फाइल से कुछ मिस कर गए। विक्टोरिया की टीम के पास फार्मर सेटलमेंट मीटिंग का इंटरनल ऑडियो था। मुझे लगता है उन्होंने गलती से शेयर्ड आर्काइव में सेव कर दिया। यूजफुल, अगली। मैं पीछे झुक गया। अगली यूजफुल था। नाओमी आगे बोली। एंड लैंडन, या सेम आर्काइव में ओल्ड सील्ड एक्सीडेंट रिव्यू का रेफरेंस है। तुम्हारे पेरेंट्स, क्रैश। रूम क्वाइट हो गया। बाहर नहीं, मेरे अंदर। मार्कस ने शैडो ढूंढते हुए वॉल्स पर हिट किया था। उसने एक क्रैक खोल दी थी, और उसके पीछे कुछ पुराना वेट कर रहा था। विक्टोरिया हॉथॉर्न ने अपनी पब्लिक इमेज चैरिटी लंचन्स, सॉफ्ट इंटरव्यूज और उस पॉलिश्ड स्माइल पर बिल्ड की थी, जिसे रिच लोग तब उसे करते हैं जब वो चाहते हैं पुअर लोग क्रम्स के लिए ग्रेटफुल फील करें। एक रिकॉर्डिंग ने ऑलमोस्ट सब रूइन कर दिया। ऑलमोस्ट। ऑडियो वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट की प्राइवेट डेवलपमेंट मीटिंग से था। डिस्प्लेस्ड फार्मर्स के एक ग्रुप ने फर्स्ट सेटलमेंट ऑफर रिफ्यूज कर दिया था। उनकी लैंड उस इंफ्रास्ट्रक्चर राउट के पास थी जो स्टर्लिंग एटलास चाहता था। वे फेमस नहीं थे, ग्लैमरस नहीं थे, वो टाइप नहीं थे जिन्हें विक्टोरिया गाला टेबल्स पर इनवाइट करती जब तक कैमरास हंग्री ना हो। रिकॉर्डिंग में एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसे वार्न किया कि फार्मर्स एंग्री हैं। विक्टोरिया की वॉइस क्लीन आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे एंग्री हैं, उन्हें कुछ चेंज दो, लोकल पेपर के लिए स्माइल करो और उन्हें मूव करवाओ। अगर हर सैड स्टोरी वाले फार्मर के लिए हम प्रोजेक्ट डिले करेंगे तो कंपनी बेगर्स को दे देनी चाहिए। मैंने एक बार सुना, फिर दोबारा। नाओमी अपार्टमेंट डेस्क के पार से मुझे देख रही थी। उसका ऑफिस अभी रिपेयर हो रहा था, इसलिए मेरी जगह कमांड सेंटर, लीगल बंकर और इमोशनल डिजास्टर जोन बन चुकी थी। वो बिल्कुल वैसी ही साउंड करती है जैसी तब जब उसने मुझे स्लैप किया था। मैंने कहा। नाओमी ने स्लैप के बारे में नहीं पूछा, उसे ऑलरेडी पता था। डू यू वांट टू रिलीज इट? मैं ऑडियो फाइल को घूरता रहा।
स्मार्ट आंसर यस था। स्ट्रैटेजिक आंसर यस था। एंग्री आंसर तो मेरे हेड में ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। फिर मैंने वर्कर्स के बारे में सोचा। अगर स्टर्लिंग एटलास स्टॉक बहुत फास्ट ड्रॉप होता तो विक्टोरिया से कोई लेना देना न रखने वाले एम्प्लॉइज सफर कर सकते थे, प्रोजेक्ट्स फ्रीज हो सकते थे, लोग जॉब्स खो सकते थे, फार्मर्स एक वीक हेडलाइंस बनकर भी एंड में क्रश हो सकते थे। रिवेंज तब ज्यादा क्लीन लगती थी जब मैं डंपस्टर के पास सो रहा था। ग्राउंड से हर टावर डिजर्व करता लगता है कि गिर जाए। जब आप इतना पास आ जाते हो कि अंदर लोग दिखने लगे, गिरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वी रिलीज इट, मैंने कहा, बट नॉट अलोन। लीगल सपोर्ट फर्स्ट, फार्मर ग्रुप फर्स्ट, इंडिपेंडेंट आउटलेट्स, सिर्फ स्कैंडल अकाउंट्स नहीं। मुझे प्रेशर चाहिए जो उनकी हेल्प करे, सिर्फ विक्टोरिया को स्वेट कराने वाला नहीं। नाओमी ने एक बार नोट किया, दैट इज मोर एक्सपेंसिव। गुड। लिमिटलेस बैंक एक्सपेंसिव पसंद करता था। हमने फार्मर ग्रुप के लिए क्लीन पाथ से काउंसिल फंड किया, डॉक्यूमेंटेशन पे किया, इंडिपेंडेंट रिव्यू पे किया, एक लोकल ऑर्गेनाइजर की सिक्योरिटी पे की। जब नाओमी ने वॉर्न किया कि मार्कस खुद को एंग्री ईमेल्स तक लिमिट नहीं करेगा, स्पेंडिंग डबल लौट आई। गिल्ट नहीं। दिस इज नॉट रेलेवेंट टू द करंट एजेंडा, मैंने नोट किया। ऑफ कोर्स, स्टोलन हिस्ट्री यूजुअली हेट्स एजेंडास। ब्लेक वॉल से हटकर आगे आया। यू लिटिल। उसके फिनिश करने से पहले विक्टोरिया ने उसका आर्म टच किया। ब्लेक, उसने स्वीट एंड शार्प वॉइस में कहा। वो रुक गया। गुड बॉय, सिट, स्टे, इनहेरिट स्टोलन थिंग्स। मैंने ये लाउड नहीं कहा। ग्रोथ अगेन। मीटिंग आगे बढ़ी, लेकिन रूम बदल चुका था। इन्वेस्टर्स मार्कस को ज्यादा क्लोजली देख रहे थे। ग्लास के बाहर एम्प्लॉइज अंदर ग्लांस कर रहे थे। विक्टोरिया ने चिन हाई रखी, लेकिन उसकी फिंगर्स फोल्डर पर एक बार टप हुई। वे अभी भी मुझे मिस्ट्री बिडर नहीं समझ रहे थे। उनके लिए मैं अभी भी छोटा प्रॉब्लम था। कुछ शेयर्स वाला बिटर ऑर्फन और एक माउथ। नेल्स वाली कैट। परफेक्ट, क्योंकि कैट स्क्रैच करती है। टाइगर्स वेट। मीटिंग के बाद ब्लेक एलिवेटर के पास मेरे बगल से ब्रश करता हुआ गुजरा। अपनी लिटिल चेयर एंजॉय कर, उसने बुदबुदाया। इस बिल्डिंग में यही इकलौती चीज है जो तू एवर ओन करेगा। मैंने उसे जाते हुए देखा। फिर मेरा फोन बास हुआ। नाओमी ने लिंक भेजा था। ब्लेक फिर पोस्ट कर रहा था। प्राइवेट जेट से शॉर्ट वीडियो, हाथ में ग्लास, उसके पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट, फेस स्टिफ। कैप्शन था, सम पीपल आर बोर्न टू सर्व। मैंने उसे लंबे पल तक देखा, फिर बिना ह्यूमर वाली स्माइल की। ब्लेक ने अभी अभी मुझे नेक्स्ट नाइफ दे दी थी। ब्लेक को कैमरास से प्यार था, जब तक कैमरास गलत रीजन से उससे प्यार न करने लगे। प्राइवेट जेट वीडियो फ्लेक्स के रूप में स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स, ब्लेक लेदर सीट्स के पास सांस भी नहीं ले सकता था जब तक लोग ये न जान ले कि लेदर इंपॉर्टेंट है। वो क्रीम कलर्ड सीट में बैठा था, सनग्लासेस बालों में पुश्ड, एक हाथ ग्लास पर, दूसरा लेजली आइल में खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ पॉइंट करता हुआ। स्माइल, उसने उससे कहा। यू आर ऑन माई स्टोरी। उसने स्माइल नहीं किया। ब्लेक हंसा। कम ऑन, शाय मत बनो। तुम जैसे लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए जब हम जैसे लोग तुम्हें विजिबल बनाते हैं। मैंने क्लिप 2 बार देखा, इसलिए नहीं कि मुझे एंजॉय हुआ, क्योंकि एंगल मैटर करता था। कैबिन पार्टीशन के पीछे से सेकंड फोन ने रिकॉर्ड किया था। बेटर ऑडियो, क्लियरर फेस, नो फिल्टर्स, नो रिच बॉय ग्लो, बस ब्लेक, रॉ और अगली, एक ऐसी वुमन से नीचे बोलता हुआ जो अपना जॉब कर रही थी। नाओमी ने फाइल के साथ एक मैसेज भेजा, ही डज हाव द वर्क हिमसेल्फ। मैंने रिप्लाई किया, दैट इज हिज ओनली टैलेंट। फ्लाइट अटेंडेंट पब्लिक नहीं गई थी, वो स्कैर्ड थी। मैं समझता था, ब्लेक जैसे लोग सर्विस जॉब्स में फियर बिल्ड कर देते हैं। स्माइल करो या शिफ्ट्स खोदो, चुप रहो या रेफरेंसेस खोदो, इंसल्ट को जोक प्रिटेंड करो या डिफिकल्ट लेबल हो जाओ। इसलिए हमने क्लीन वे में किया। नाओमी ने लेबर अटॉर्नी के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट किया। मैंने अटॉर्नी को ऐसे राउट से फंड किया जो मेरी तरफ पॉइंट नहीं करता था। फ्लाइट अटेंडेंट ने फुटेज अनोनिमसली रिलीज करने के लिए अग्री किया। प्रोटेक्शन लाइंड अप के साथ अगर हॉथॉर्न्स उसे क्रश करने की कोशिश करते। क्लिप ब्रेकफास्ट से पहले इंडिपेंडेंट अकाउंट्स पर हिट हुआ। लंच तक एवरीवेयर खेल गया। ब्लेक हॉथॉर्न इंसल्ट्स फ्लाइट अटेंडेंट। स्टर्लिंग एटलास एयर से सर्विस वर्कर्स शुड बी ग्रेटफुल। लक्जरी ब्रैट मेल्टडाउन ऑन प्राइवेट जेट। लास्ट हेडलाइन मेरा नहीं था, फिर भी रिस्पेक्ट किया। ब्लेक ने 2 घंटे में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। वो उसकी सेकंड मिस्टेक थी। फर्स्ट थी पर्सनालिटी होना। उसके अपॉलॉजी वीडियो में वो डार्क स्वेटर में था, एक बुकशेल्फ के सामने बैठा हुआ, जिसे मैं जानता था उसने कभी खोला नहीं। आई एम सॉरी इफ माई वर्ड्स वर मिसअंडरस्टूड, उसने कहा। इफ मिसअंडरस्टूड, इंग्लिश लैंग्वेज के 2 सबसे लेजी लिटिल कवर्ड्स। कमेंट्स ने नोटिस किया, इन्वेस्टर्स ने भी। स्टर्लिंग एटलास रिस्पॉन्सिबल लक्जरी, कम्युनिटी, फैमिली वैल्यूज और लीडरशिप की इमेज बेच रहा था। ब्लेक ने पेंटिंग में जूता डाल दिया था। हॉथॉर्न चैरिटी गाला से जुड़े स्पॉन्सर्स ने अपकमिंग पेजेस से क्वाइटली उसका नेम रिमूव कर दिया। 2 ब्रांड पार्टनर्स ने सोशल कैंपेन्स पॉज कर दिए। एक बिजनेस आउटलेट ने पूछा कि क्या स्टर्लिंग एटलास में कल्चर प्रॉब्लम है। स्टॉक डिप हुआ, इतना नहीं कि कुछ किल हो जाए। इनफ फॉर मी। मैंने 2 क्वाइट एंटिटीज से खरीदा, जबकि ब्लेक की अपॉलॉजी ऑनलाइन जिंदा रोस्ट हो रही थी। लिमिटलेस बैंक ने रिलेटेड सर्विसेज, एक्विजिशन कॉस्ट्स और कंसल्टिंग पेमेंट्स पर खर्च रिवॉर्ड किया। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा मनी फूड में गया, लॉज में, शेयर्स में या रिवेंज लॉजिस्टिक्स में। उसे बस फर्क था कि मैंने स्पेंड किया। स्पेंड, रिटर्न डबल, मूव अगेन।
उसकी सिंप्लिसिटी ऑलमोस्ट रूट थी। स्टर्लिंग एटलास पीआर रूम में सेरिना ने बाद में जो कॉन्टैक्ट हमें दिया, उसके अकॉर्डिंग विक्टोरिया एक स्क्रीन के सामने खड़ी थी जिस पर ब्लेक की अपॉलॉजी रीप्ले हो रही थी। उसका फेस काम था, उसका हैंड नहीं। उसने रिमोट बहुत हार्ड क्लिक किया और वीडियो 3 बार रीस्टार्ट कर दिया। अगेन, उसने कहा। पीआर डायरेक्टर अपनी चेयर में शिफ्ट हुआ। मिसेस हॉथॉर्न, प्रॉब्लम एडिट नहीं है, प्रॉब्लम वर्डिंग है। माई सन वॉज टायर्ड, ही सेड पीपल लाइक हर शुड बी ग्रेटफुल। विक्टोरिया की स्माइल शार्पन हो गई। देन मेक पीपल अंडरस्टैंड ही डिड नॉट मीन इट दैट वे। यही विक्टोरिया थी। रॉड फिक्स मत करो, वॉल रीपेंट करो। मार्कस मिस्ट्री अटैकर को ब्लेम करना चाहता था। दिस वॉज प्लांटेड, उसने कहा। समवन इज कोऑर्डिनेटिंग प्रेशर आफ्टर द लैंड डील। वो सही था, बस उसके माइंड में रॉन्ग फेस था। वो राइवल फंड्स सोच रहा था, कॉम्पेटिटर्स, हॉस्टाइल स्पेक्यूलेटर्स, शायद सेरिना का मीडिया सर्कल। मैं नहीं, नेवर मी। मार्कस के लिए मैं अभी भी वो बिटर ऑर्फन था जो टाइनी शेयर पोजीशन और एटीट्यूड प्रॉब्लम के साथ एक मीटिंग में भटक आया था। नेल्स वाली स्मॉल कैट। उसे नहीं पता था कि कैमरा एंगल के पैसे उसी कैट ने दिए थे। उस शाम सेरिना वाले ने मुझे कॉल किया। मैं ऑलमोस्ट रिंग आउट होने देता, फिर आंसर किया, क्योंकि क्यूरियोसिटी बीमारी है और अपेरेंटली मैं इन्फेक्टेड था। मिस्टर स्टर्लिंग, उसने कहा। मिस वेल, आपकी फैमिली इंटरेस्टिंग है। लैंडफिल डिस्क्राइब करने का ये पलाइट तरीका है। पॉज। फिर वो एक बार हंसी। मैंने इन्वेस्टर मीटिंग देखी, उसने कहा। तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे मार्कस हॉथॉर्न सांस लेना भूल गया। ही रिकवर्ड। शेम। और अब ब्लेक का प्राइवेट जेट स्कैंडल राइट आफ्टर अपीयर्स होता है। रिच पीपल बिहेविंग बैडली रेयर नहीं है। नो, उसने कहा, बट टाइमिंग इज। मैंने अपने सामने मॉनिटर्स देखे। एक में स्टॉक मूवमेंट था, दूसरे में आर्टिकल्स, तीसरे में क्वाइट बाय ऑर्डर कंप्लीट हो रहा था एक एंटिटी के थ्रू जिसका नेम बोरिंग इंश्योरेंस फंड जैसा सुनाई देता था। क्या आप मुझ पर कुछ अक्यूज कर रही हैं? मैंने पूछा। आई एम डिसाइडिंग वेदर यू आर मोर इंटरेस्टिंग देन यू लुक। लो बार। मेरा फेस सिक्योरिटी क्लियरेंस फोटोज के लिए डिजाइन हुआ है। इस बार उसकी लाफ वार्मर थी। केयरफुल, मिस्टर स्टर्लिंग। अगर आप हॉथॉर्न्स की रेपुटेशन ब्लीड होते समय ऐसे ड्राई जोक्स करते रहे तो कोई सोच सकता है कि आपको पता है नाइफ कहां है। मेरा हैंड कीबोर्ड के ऊपर रुक गया। सेरिना डायरेक्टली अक्यूज नहीं कर रही थी, अभी नहीं, लेकिन वो ऐसी लाइंस देखती थी जो बाकी मिस कर देते थे। यूजफुल, डेंजरस, दोनों चीजें यूजुअली सेम पैकेजिंग में आती हैं। आई एम जस्ट अ स्मॉल शेयर होल्डर, मैंने कहा। ऑफ कोर्स, उसने रिप्लाई किया। और मैं बस एक जर्नलिस्ट की डॉटर हूं जिसे पैटर्न्स पसंद है। कॉल खत्म हो गया। मैं पीछे बैठा और फोन को घूरता रहा। एक मोमेंट बाद नाओमी ने मैसेज किया, सेरिना इज सर्कलिंग। मैंने टाइप किया, लेट हर सर्कल, जस्ट डू नॉट लेट हर लैंड। रिवेंज शुरू होने के बाद पहली बार एक्सपोजर की एज मेरी रिब्स के अगेंस्ट प्रेस होती फील हुई। ब्लेक का स्कैंडल काम कर गया था। स्टॉक डिप ने हेल्प की, पब्लिक इमेज क्रैक हुई, लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर मैं क्रिएट करता उतनी ज्यादा आई शैडो की तरफ टर्न होती। मार्कस हेडलाइंस पर हाथ मारना बंद करके अब उनके पीछे के हैंड को हंट करने वाला था। और मार्कस जैसे में जब हैंड नहीं ढूंढ पाते तो आसपास की फिंगर्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। मार्कस हॉथॉर्न को नहीं पता था कि मिस्ट्री अटैकर मैं हूं। इससे वो कम डेंजरस नहीं, ज्यादा डेंजरस हो गया। जिस आदमी को पता हो कि कहां स्विंग करना है वो मिस कर सकता है। जिसे नहीं पता वो वॉल्स, फर्नीचर, विटनेसेस, डोर्स और नॉइस के पास खड़े अनलकी किसी को भी हिट करना शुरू कर देता है। मार्कस ने मीडिया से शुरू किया। सुबह तक 3 बिजनेस साइट्स ने ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पीसेस चलाए। ब्लेक स्कैंडल और लैंड कॉम्प्लिकेशंस के बाद स्टर्लिंग एटलास स्टॉक मैनिपुलेट करने के लिए हॉस्टाइल स्पेक्युलेटर्स को ब्लेम करते हुए। वर्डिंग बहुत क्लीन थी, बहुत मैच्ड, बहुत मार्कस। एक आर्टिकल ने मुझे कहा, अ ट्रबल्ड यंग रिलेटिव रिसेंटली रिसर्फेसिंग अराउंड शेयर होल्डर एक्टिविटी। क्लेवर था। इसने ये नहीं कहा कि मैं किसी चीज के पीछे हूं, बस मेरा नेम इंस्टेबिलिटी के पास रख दिया और रीडर्स को डर्टी वर्क करने दिया। ट्रबल्ड, रिसेंटली रिसर्फेसिंग। रिच लोग ऐसी फ्रेजेस से प्यार करते हैं जो अब्यूज को वेदर जैसा बना दे। उस आफ्टरनून विक्टोरिया ने सॉफ्ट इंटरव्यू दिया, पेल ब्लू जैकेट में, परफेक्ट मोमेंट्स पर आइज लोअर करते हुए। ऑडियो थर्सडे मॉर्निंग ड्रॉप हुआ। नून तक एवरीवेयर था। विक्टोरिया हॉथॉर्न कॉल्स फार्मर्स बेगर्स। स्टर्लिंग एटलास सेटलमेंट स्कैंडल ग्रोस। लक्सुरी रिसोर्ट फेसेस प्रोटेस्ट ओवर लैंड प्रेशर। स्टर्लिंग एटलास हेडक्वार्टर्स के बाहर लोग साइंस लेकर गैदर हुए। वर्क जैकेट्स में फार्मर्स, सिटी एक्टिविस्ट्स, लंच ब्रेक पर एम्प्लॉइज और वे रिपोर्टर्स जिन्हें परफ्यूम के नीचे ब्लड की स्मेल आ रही थी। एक साइन पर लिखा था, सैड स्टोरीज बिल्ड योर रिसोर्ट। दूसरे पर, वी आर नॉट बेगर्स। वही मेरे साथ रह गया। बिल्डिंग के आउटर स्क्रीन पर स्टर्लिंग एटलास ने विक्टोरिया के चैरिटी इवेंट्स में हैंडशेक्स का लूप शेड्यूल किया था। प्रोटेस्ट उसके स्माइलिंग फेस के नीचे बना। ऐसा सिंबलिज्म खरीदा नहीं जा सकता। टेक्निकली मैंने उसके पार्ट्स फंड किए थे, बट स्टिल विक्टोरिया ने आओस के अंदर रिस्पॉन्ड किया। वो स्टर्लिंग एटलास लॉबी में पोडियम पर खड़ी थी, रिपोर्टर्स सामने, मार्कस उसके साइड में। ब्लेक थैंकफुली माइक्रोफोन के पास नहीं था। उसकी आईज वेट लग रही थी, प्रोफेशनल वेट। मैं डेवास्टेटेड हूं कि मेरे वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिए गए, उसने कहा। वो रहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मिसअंडरस्टूड का कजिन। वो कंटिन्यू हुई, माई लाइफ्स वर्क हैज ऑलवेज बीन सर्विस। अनफॉर्चुनेटली अनोनिमस अटैकर्स इस कंपनी और जिन कम्युनिटीज को हम सपोर्ट करते हैं
उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनोनिमस अटैकर्स। उसने अभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं लॉबी के बैक में खड़ा था, इतना विजिबल कि डिसमिस किया जा सकूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि फियर्ड हो जाऊं। स्मॉल शेयर होल्डर, बिटर ऑर्फन, नेल्स वाली कैट। विक्टोरिया की आइज एक बार मेरे ऊपर से गुजरी। नो रिकॉग्निशन, रियल वाली नहीं, सिर्फ अनोयंस। मार्कस ने भी मुझे देखा। उसका माउथ टाइट हुआ। प्रेस क्वेश्चंस खत्म होने के बाद वो मेरी तरफ चला। तुम एंजॉय कर रहे हो? उसने अंडर हिज ब्रेथ पूछा। एंजॉय व्हाट? डीसेंट लोगों को स्मियर्ड होते देखना। मैंने उसके पास बाहर खड़े फार्मर्स को देखा। डीसेंट लोग बाहर साइंस पकड़े हुए हैं। उसकी स्माइल गायब हो गई। यू आर अ चाइल्ड प्लेइंग एट मोरालिटी, और आप एक अडल्ट है जो ऑडियो फाइल से आर्ग्यूमेंट्स हार रहे हैं। उसकी आईज शार्प हो गई। आधे सेकंड के लिए मुझे लगा वो मेरा कॉलर पकड़ लेगा। फिर एक रिपोर्टर ने कैमरा थोड़ा टर्न किया और मार्कस को याद आ गया कि उसे सिविलाइज दिखना है। वो और पास झुका। यू शुड बी केयरफुल लैंडन, जो भी तुम्हें उसे कर रहा है वो यूजफुल न रहने पर तुम्हें थ्रो अवे कर देगा। वो फिर था यूजिंग मी। उसे अभी भी लगता था मैं शैडो से अटैच हूं। उसे कास्ट नहीं कर रहा। गुड एडवाइस, मैंने कहा। फैमिली से सीखा है। मार्कस पहले वॉक अवे कर गया। स्मॉल विन। क्लोजिंग तक स्टॉक फिर गिरा। मैंने रिमेनिंग सेफ राउट से और खरीदा। बहुत ज्यादा नहीं, इतना नहीं कि स्ट्रेट लाइन दिखे, बस स्टेडी प्रेशर। अक्यूमुलेशन डिस्गाइज्ड एज अपॉर्चुनिटी। उस रात सेरिना की कवरेज शिफ्ट हुई। उसने स्टर्लिंग एटलास को डायरेक्टली अक्यूज नहीं किया। उसने उससे वॉर्स किया। उसने कामली क्वेश्चंस पूछे। सेटलमेंट स्ट्रैटेजी किसने अप्रूव की? स्टर्लिंग एटलास ने ऑल पार्सल सिक्योर करने से पहले स्मॉल लैंडोनर्स पर प्रेशर क्यों डाला? कंपनी रिकॉर्डिंग का आंसर देने के बजाय अनोनिमस अटैकर्स को ब्लेम क्यों कर रही है? क्वेश्चंस नाइव्स होते हैं जब आंसर अगली हो। विक्टोरिया के चैरिटी पार्टनर्स ने अपीयरेंसेस पॉज करना शुरू किया। 2 बोर्ड मेंबर्स ने प्राइवेट रिव्यू रिक्वेस्ट किया। एम्प्लॉइज हॉलवेज में विस्पर करने लगे। पहली बार हॉथॉर्न मास्क सिर्फ क्रैक नहीं हुआ, लोगों ने क्रैक नोटिस किया। वो परफेक्ट फील होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेट नाइट मैं बिल्डिंग के बाहर फार्मर्स की फुटेज देख रहा था। एक ओल्डर मैन रिपोर्टर के माइक्रोफोन में बोल रहा था, अपनी हट दोनों हैंड्स में मोड़ते हुए। हम बस चाहते हैं कि ये लोग हमें ऐसे ट्रीट करना बंद करें जैसे हम ऑलरेडी गॉन हैं, उसने कहा। मैंने वीडियो पॉज किया। मैं वो फीलिंग बहुत अच्छी तरह जानता था। नाओमी ने कॉल किया। मार्कस इज मूविंग, उसने कहा। हाउ? वो बेच सेट कर रहा है। डिस्ट्रेस्ड शेयर ब्लॉक। लुक्स लाइक पैनिक सेलिंग फ्रॉम अ पार्टनर एंटिटी, बट लीगल अटैचमेंट्स अगली है। अगर मिस्ट्री बाय ने डायरेक्टली टच किया तो राउट एक्सपोज हो सकता है। मैंने डार्क स्क्रीन देखा। मार्कस अब लाफिंग नहीं था। गुड, लेकिन वो थिंकिंग कर रहा था। लेस गुड। ही स्टिल डज नॉट नो इट इज मी, मैंने कहा। नो, नाओमी ने रिप्लाई किया, लेकिन उसे पता है कुछ उसे हंट कर रहा है। मैंने डेस्क पर ब्लैक कार्ड देखा। सिल्वर लेटर्स लाइट पकड़ रहे थे। देन वी मेक श्योर ही कीप्स लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मार्कस का ट्रैप अगली था क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्मार्ट था। ये बात मुझे उससे ज्यादा अनॉय कर रही थी जितनी करनी चाहिए थी। बेट एक डिस्ट्रेस्ड शेयर ब्लॉक जैसा दिख रहा था। एक पार्टनर एंटिटी से टाइड जो फार्मर स्कैंडल के बाद आउट चाहती थी। किसी हंग्री बायर को ये चांस लगता। स्टर्लिंग एटलास ब्रूस्ड है, इन्फ्लुएंस ग्रैब करो। मुझे ये फॉलिंग पियानो के नीचे रखा स्टेक लगा। नाओमी ने प्लेन इंग्लिश में ब्रेक डाउन किया क्योंकि उसे पता था मुझे लीगल फॉग हेट है। अगर मिस्ट्री बायर ने रॉन्ग राउट से इसे ग्रैब किया, मार्कस डिस्क्लोजर डिमांड करके रिलेटेड ट्रांसफर्स फ्रीज करा सकता है। फॉरएवर नहीं, हर्ट करने के लिए लॉन्ग इनफ। हाउ बैडली? बैडली इनफ दैट वी लूज टाइमिंग। टाइमिंग एवरीथिंग था। बहुत अर्ली, और मैं इनफ लेवरेज से पहले एक्सपोज हो जाता। बहुत लेट, और मार्कस एविडेंस बरी कर सकता था, एसेट्स मूव कर सकता था, विटनेसेस को साइलेंस में डरा सकता था। मीनवाइल विक्टोरिया फिर कैमरा पर आई। इस बार वो सॉफ्ट चेयर में बैठी थी, वार्म लाइटिंग और पीछे फैमिली फोटो के साथ। मेरी फैमिली फोटो नहीं, ऑब्वियसली, हॉथॉर्न वर्जन। मार्कस, विक्टोरिया, ब्लेक। नो बेसमेंट, नो गार्बेज बैग, नो डेड पेरेंट्स। वेरी क्लीन, वेरी फेक। उसने हैंड्स लैप में फोल्ड किए। वी हैव मेड मिस्टेक्स, उसने कहा, वॉइस राइट प्लेसेस पर ट्रेम्बलिंग। बट स्टर्लिंग एटलास इज बीइंग अटैक्ड बाय हॉस्टाइल फाइनेंशियल एक्टर्स हु डू नॉट केयर अबाउट आवर एम्प्लॉइज, आवर कम्युनिटीज और आवर फैमिली। फिर होस्ट ने मेरे बारे में पूछा। विक्टोरिया का फेस सॉफ्ट हो गया। लैंडन इज हर्टिंग, वी अंडरस्टैंड दैट। पेन कैन मेक यंग पीपल रेकलेस। मैं प्रे करती हूं कि वो ओल्ड रिजेंटमेंट को उन लोगों से डिस्ट्रैक्ट होने न दे जो सच में इस कंपनी पर अटैक कर रहे हैं। मैंने वीडियो पॉज किया और उसके फेस को देखा। वो मुझे अटैकर अक्यूज नहीं कर रही थी। इसके लिए उसे बिलीव करना पड़ता कि मेरे क्लॉस किटन से बड़े हैं। वो मुझे पब्लिक में स्मॉल बना रही थी। पुअर लैंडन, बिटर लैंडन, हॉस्टाइल आउटसाइडर्स के लिए यूजफुल लिटिल प्रॉप। उस वुमन ने मुझे गार्बेज बैग के साथ बाहर फेंका था और फिर भी खुद को विक्टिम साउंड करवा लिया। हेल से अपलॉज डिजर्व करती थी। ब्लेक ने प्राइवेट जेट स्कैंडल के लिए अपना अपॉलॉजी वीडियो ऐड किया। प्लेन शर्ट पहनी थी, जैसे किसी ने उसकी सारी एक्सेसरीज निकाल दी हो ताकि वो ह्यूमन लगे। आई रिस्पेक्ट एवरीवन हु वर्क्स हार्ड, उसने कहा, आइस कैमरा से थोड़ा ऊपर किसी पॉइंट से पड़ती हुई। माई वर्ड्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट माई हार्ट। उसका हार्ट शायद और वॉर्स दिखता। कमेंट्स ने फॉरगिव नहीं किया। एम्प्लॉइज ने फॉरगिव नहीं किया।
सर्विस वर्कर्स ने डेफिनेटली फॉरगिव नहीं किया। वीडियो फर्स्ट स्कैंडल से अटैच्ड सेकंड स्कैंडल बन गया। यही ब्लेक का गिफ्ट था। उसकी अपॉलोजीज को भी अपॉलोजीज चाहिए होती थी। स्टर्लिंग एटलास के अंदर बोर्ड मेंबर्स ने क्वाइटर बट शार्पर क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। वे हीरोज नहीं थे, वे रिच लोग थे जिन्हें स्ट्रक्चरल डैमेज की स्मेल आ रही थी। लेकिन कभी कभी सेल्फ प्रिजर्वेशन मोरालिटी जैसा इनफ दिखता है कि यूजफुल हो जाए। मार्कस ने उस आफ्टरनून बेट ब्लॉक रिलीज किया। मैंने नंबर्स मूव होते देखे। एक और इन्वेस्टर उसके अराउंड सर्कल कर रहा था। इस बार रियल राइवल मुझसे कनेक्टेड नहीं। अगर मैं उन्हें लेने देता, टेक ओवर पाथ कॉम्प्लिकेट हो सकता था। अगर मैं डायरेक्टली लेता, मार्कस बहुत कुछ लर्न कर सकता था। नाओमी और मैंने 20 मिनट्स आर्ग्यू किया। उसने कहा वेट। मैंने कहा ब्लॉक मैटर करता है। उसने कहा और राउच होंगे। मैंने कहा मार्कस ने ये ट्रैप बनाया है क्योंकि वो रियल राउच के पास आ रहा है। आखिर वो पीछे झुकी और बोली, तुम अभी स्ट्रैटेजिस्ट की तरह नहीं सोच रहे, तुम गेट के बाहर खड़े लड़के की तरह सोच रहे हो। इसने मुझे चुप करा दिया। इसलिए नहीं कि वो गलत थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली सही थी। मेरा हैंड कीबोर्ड पर होवर कर रहा था। मुझे ब्लेक की रोल्स रॉयस दिखी, विक्टोरिया का स्लैब, मार्कस की टिकिंग वॉच जब वो मुझे बाहर निकाल रहा था। कोल डैली, मेरे 13-year-old हैंड में टॉय कार। रिवेंज मेमोरी को फ्यूल बना देती है। फ्यूल अगर स्पिल हो जाए तो चीजें फिर भी जलती है। मैंने बेट पार्शली लिया। इतना नहीं कि कोर एक्सपोज हो, इतना कि राइवल कंट्रोल ग्रैब ना कर पाए, इतना कि पाथ अलाइव रहे। इसकी कीमत एक और शेल थी। प्रोटेक्टिव लेयर आउस के अंदर बर्न हो गई। लीगल नोटिसेस हिट हुए। मार्कस की टीम प्राइवेट चैनल्स में सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि उन्हें लगा मिस्ट्री बायर फ्लिंच कर गया। किया था, यही पार्ट खराब टेस्ट दे रहा था। न्यूज पर एनालिस्ट कह रहे थे कि अनोनिमस अटैकर एक्सपेक्टेड से डीपर पॉकेट्स वाला है। मार्कस ने कहा स्टर्लिंग एटलास सभी हॉस्टाइल एक्टर्स आइडेंटिफाई करेगा। विक्टोरिया ने कहा कंपनी ट्रांसपेरेंसी वेलकम करती है। उस पर मैं ऑलमोस्ट लाफ कर देता। विक्टोरिया से ट्रांसपेरेंसी डेजर्ट बफे में डाइटिंग जैसी थी। टेक्निकली पॉसिबल, हिस्टोरिकली अनलाइकली, स्टिल डैमेज रियल था। कुछ इन्वेस्टर्स हेजिटेट हुए। एक बोर्ड मेंबर जो हमारी साइड लीन कर रहा था क्वाइट हो गया। सेरिना के लेटेस्ट सेगमेंट ने पूछा कि स्टर्लिंग एटलास एक्सटर्नल प्रेशर के नीचे कोलैप्स हो रहा है या इंटरनल रॉड के नीचे, और किसी को भी दोनों में से कोई आंसर पसंद नहीं था। लैंडन स्टर्लिंग मीनवाइल उनकी पब्लिक स्टोरी में कन्वीनियंट साइड कैरेक्टर बन गया। बिटर ऑर्फन, पॉन, एक सैड यंग मैन, डिफिकल्ट टाइम में रीसर्फेसिंग। मार्कस अभी भी मुझे मिस्ट्री बायर नहीं समझ रहा था। उसे लगता था उसके दो प्रॉब्लम्स हैं, एक हिडन फाइनेंशियल अटैकर और मैं, अनोइंग लिटिल शेयर होल्डर विद फैमिली बैगेज। उसे नहीं पता था कि वो एक ही प्रॉब्लम को दो साइड से देख रहा है। उस रात मैं पब्लिक इन्वेस्टर फोरम पर वापस गया जहां एम्प्लॉय चार्टर अनोनिमसली लीक हो रही थी। मैंने पोस्ट नहीं किया, बस रीड किया। एक कमेंट मेरे साथ रह गया। आई वर्कड हियर व्हेन एलियट स्टर्लिंग वाज अलाइव। हिज किड वाज क्वाइट। आफ्टर द क्रैश वी नेवर सॉ हिम। पीपल आस्क्ड, एचआर टोल्ड अस नॉट टू। एक रिप्लाई आया, बेसमेंट रूमर्स वर रियल। फिर दूसरा, माई आंट वर्कड इन द हाउस। शी सेड द बॉय कुक्ड फॉर देम। फेक फैमिली रेस्क्यू स्टोरी अंदर से रॉट होने लगी थी। विक्टोरिया ने मुझे स्मॉल बनाने की कोशिश की थी। इसके बजाय लोग ये वंडर करने लगे कि मैं स्मॉल बना ही क्यों था। मिडनाइट के करीब नाओमी ने कॉल किया। वी हैव इनफ प्रॉक्सी कमिटमेंट्स नियरली लाइंड अप। उसने कहा, क्लीन कंट्रोल अभी नहीं, बट इनफ टू फोर्स द बोर्ड इनटू अ पोजीशन मार्कस कैन नॉट बुली थ्रू क्वाइटली। नियरली मुझे नियरली उतना ही हेट था जितना फॉर नाउ। फिर उसने ऐड किया, मार्कस कॉल्ड एन इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग। व्हेन? टुमारो। ऑफ कोर्स। ट्रैप के पीछे ट्रैप। मार्कस प्रॉक्सीज हार्डन होने से पहले मिस्ट्री बायर को कट ऑफ करना चाहता था। उसे अभी भी लगता था एनिमी फेसलेस है। उसे अभी भी लगता था कि मैं एक नॉइजी स्ट्रे कैट हूं जो बॉर्डरूम के बहुत पास भटक गई है। मैंने डेस्क पर ब्लैक कार्ड देखा, फिर पेरेंट्स की ओल्ड फोटो। मेरे फादर ने एक बार कहा था कि पावरफुल मैन मिस्टेक्स तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि बाकी सब उनसे छोटे हैं। मार्कस ने ईयर्स तक मुझे स्मॉल देखा था। टुमारो मैं उसे थोड़ा और वही कंफर्ट दूंगा, फिर मैं उसकी चेयर उसी के नीचे से खोल दूंगा। मार्कस इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में ऐसे वॉक इन हुआ जैसे ऑलरेडी जीत चुका हो। मार्कस जैसे मे के साथ यही थिंग होती है। वे वॉल्यूम को कंट्रोल समझ लेते हैं। अगर वे पहले बोले, लाउडर बोले, बेटर सूट में बोले, तो उन्हें लगता है रूम उनका है। स्टर्लिंग एटलास बोर्डरूम 43rd फ्लोर पर था। लॉन्ग ब्लैक टेबल, ग्लास वॉल्स, सिटी व्यू। फार वॉल में ब्रश्ड स्टील से कार्व्ड मेरे फादर की कंपनी का लोगो। मैं पर्पसफुली लास्ट में एंटर हुआ। विजिबल, स्मॉल, अनोइंग, एग्जैक्टली वही जो वे एक्सपेक्ट करते थे। विक्टोरिया ने मुझे पहले नोटिस किया। उसने सॉफ्ट स्माइल दी जिससे मेरी गर्दन के पीछे बेसमेंट याद आ गया। लैंडन, उसने कहा, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर पर्सनल ग्रजेस। वो फिर था, लिटिल कैट, स्मॉल क्लॉज, नो थ्रेट। उसके लिए मैं स्टॉर्म नहीं था। कारपेट पर वेट फुटप्रिंट था। ब्लेक उसके पास बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। फेस टाइट, क्योंकि बैड हेडलाइंस बहुत थी और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम। मेरी सीट लेते ही उसने ऊपर देखा। स्टिल प्लेइंग बिजनेसमैन, उसने मटर किया। स्टिल प्लेइंग अपॉलॉजी वीडियो, मैंने पूछा। उसकी आईज नैरो हुई। फार एंड पर एक बोर्ड मेंबर ने हैंड के पीछे स्माइल हाइड की। टाइनी पे ऑफ। मैंने एक्सेप्ट किया। मार्कस टेबल के हेड पर खड़ा हुआ और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया।
उसने हॉस्टाइल एक्टर्स को ब्लेम किया, मीडिया मैनिपुलेशन को ब्लेम किया, एक्टिविस्ट्स को ब्लेम किया, अनोनिमस स्पेकुलेटर्स को ब्लेम किया जो प्रॉफिट के लिए अमेरिकन कंपनी डैमेज करना चाहते थे। उसने मुझे ब्लेम नहीं किया, क्लोज भी नहीं। जब उसने मुझे देखा तो उसकी एक्सप्रेशन वही थी जो कफ पर स्टेन के लिए होती है, इरिटेटिंग, शायद एम्बैरेसिंग, लेकिन डेंजरस नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली मार्कस ने बोर्ड की तरफ मुड़ते हुए कहा, माइनर डिस्ट्रैक्शंस हैव अलाउड दीज आउटसाइड फोर्सेस टू मडी द कॉन्वर्सेशन। कई आइज मेरी तरफ गई। माइनर डिस्ट्रैक्शन। मैंने अपने पेन की तरफ देखा। अगर मैं बहुत जल्दी स्माइल कर देता, मील रुइन हो जाता। मार्कस कंटिन्यू हुआ, वी नीड इमरजेंसी अथॉरिटी टू फ्रीज क्वेश्चनेबल प्रॉक्सी एक्टिविटी, रिव्यू हॉस्टाइल एक्यूमुलेशन एंड प्रोटेक्ट दिस कंपनी फ्रॉम मैनिपुलेशन। उसकी टीम ने फोल्डर्स पास किए, थिक फोल्डर्स, एक्सपेंसिव फोल्डर्स, ऐसे फोल्डर्स जो वीक आर्ग्यूमेंट्स को हैवी फील कराने के लिए डिजाइन होते हैं। विक्टोरिया ने मुझे फेक सैडनेस के साथ देखा। लैंडन, तुम्हें खुद को एम्बैरस करने से पहले चले जाना चाहिए। तुम ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हो। सफर्ड इनफ। क्यूट था। वो ऐसे कह रही थी जैसे सफरिंग वेदर हो, फैमिली प्रोजेक्ट नहीं जिसे उसने पर्सनली सुपरवाइज किया हो। मैंने फाइनली ऊपर देखा, मतलब बेसमेंट के बारे में बात करने से पहले। विंडोज के पास एक डायरेक्टर अपनी चेयर में शिफ्ट हुआ। विक्टोरिया की आईज एक ब्लिंक के लिए हार्ड हुई, फिर सॉफ्ट लुक वापस आया। यू वर ट्रबल्ड, वी डिड आवर बेस्ट। टेबल पर एक फोन बस हुआ, फिर दूसरा, फिर 3 और। फर्स्ट पैकेट आ चुका था। नाओमी की टाइमिंग रूड और ब्यूटीफुल थी। बोर्ड मेंबर्स ने अपने टैबलेट्स पर सिक्योर फाइल्स खोली, एक के बाद एक। उनके एक्सप्रेशंस बदले, शॉक नहीं, अभी नहीं, अटेंशन। वो बेटर था। मार्कस ने शिफ्ट नोटिस किया। व्हाट इज दिस? उसने डिमांड किया। पॉल हैरिंगटन नाम के डायरेक्टर ने ग्लासेस एडजस्ट किए। प्रॉक्सी कॉन्फर्मेशंस। मार्कस ने फ्राउन किया। फ्रॉम हुम? पॉल स्क्रॉल कर रहा था। मल्टीपल एंटिटीज। मार्कस की स्माइल वापस आई, शार्प और ट्रायम्फेंट। एग्जैक्टली, हिडन एंटिटीज। ये मेरे पॉइंट को प्रूव करता है। हम आउटसाइड मनी से अटैक हो रहे हैं। स्टिल नॉट मी। वो स्मोक को घूर रहा था और मेरे हाथ की मैच को इंसल्ट कर रहा था। फिर सेरिना की ब्रॉडकास्ट कई फोन्स पर एक साथ लिव हुई। किसी ने प्लान नहीं किया था कि बोर्डरूम में उसे वॉच करेंगे, फिर भी एवरीवन डिड। एक डायरेक्टर की स्क्रीन पर उसका फेस आया, काम और ब्राइट। न्यू डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड बाय इंडिपेंडेंट काउंसिल रेज क्वेश्चंस अबाउट स्टर्लिंग एटलास गवर्नेंस, लैंड एक्विजिशन प्रेशर एंड मीडिया इन्फ्लुएंस कनेक्टेड टू हॉथॉर्न कंट्रोल्ड लीडरशिप। मार्कस ने हाथ टेबल पर मारा। टर्न दैट ऑफ। किसी ने नहीं किया। वो पहला रियल क्रैक था। जो लोग ओबे करते हैं वे हमेशा अनाउंस नहीं करते कि कब स्टॉक करते हैं। कभी कभी वे बस स्क्रीन ऑन छोड़ देते हैं। नाओमी का सेकंड पैकेट लैंड हुआ। ये क्लीनर था। ओल्ड ट्रस्ट अमेंडमेंट्स, ट्रांसफर ट्रेल्स, प्रॉक्सी कमिटमेंट्स, डेट पोजीशंस, मिसिंग एस्टेट क्लर्क पर प्रेशर का एविडेंस। ऐसा कुछ नहीं जो ऑडियंस को एक बोरिंग लंप में एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दे, पर इनफ जिससे बोर्ड एक चीज समझ जाए। मार्कस और विक्टोरिया स्टर्लिंग एटलास को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने मार्कस को रूम प्रोसेस करते देखा। लोअर्ड आइज। डायरेक्टर्स बिना परमिशन मांगे पेजेस चेक कर रहे थे। जनरल काउंसिल असिस्टेंट से विस्पर कर रहा था। विक्टोरिया का हैंड टेबल पर बहुत स्टिल था। ब्लेक ने फाइनली स्क्रॉल करना बंद किया। व्हाट इज हैपनिंग? उसने विस्पर किया। किसी ने आंसर नहीं दिया। ब्लेक के लिए यह नया था। मार्कस ने पॉल के टैबलेट पर पैकेट की तरफ पॉइंट किया। आई वॉन्ट द नेम बिहाइंड दीज एंटिटीज। उसकी गेस रूम में घूमी, मुझे फर्नीचर की तरह स्किप किया, फिर लीगल टीम पर लैंड हुई। नाउ वो मुझे कितना कम सस्पेक्ट करता था। मैं उससे 10 फीट दूर बैठा था, पेन पकड़े, कामली ब्रीदिंग, और उसे अब भी लगता था टाइगर बिल्डिंग के बाहर कहीं है। विक्टोरिया ने सॉफ्टर ब्लेड से रूम वापस लेने की कोशिश की। वी आर बीइंग टारगेटेड, उसने कहा। दिस कंपनी कैन नॉट अलाउ अनोनिमस कवर्ड्स टू हाइड बिहाइंड पेपर वर्क एंड इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस। इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस। वो मेरे लिए था। मैंने उसे जाने दिया, इसलिए नहीं कि स्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इंसल्ट्स बेहतर होते हैं जब पक जाते हैं। वोट कॉल हुआ। मार्कस ने ऑब्जेक्ट किया, लाउडली। जनरल काउंसिल ने कंटिन्यूइंग एडवाइस किया। क्वाइटली। क्वाइट जीत गया। मार्कस जो इमरजेंसी अथॉरिटी चाहता था, पास नहीं हुई। इसके इंस्टेड बोर्ड ने इंडिपेंडेंट रिव्यू और कई हॉथॉर्न कंट्रोल्ड एक्शंस पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस अप्रूव किए। इनफ टू स्लो मार्कस, इनफ टू स्टॉप विक्टोरिया फ्रॉम मूविंग सर्टेन फाइल्स, इनफ टू मेक माई हिडन पोजीशंस इम्पॉसिबल टू स्वीप अवे बिफोर द नेक्स्ट स्टेप। मार्कस ने उस रूम का कंट्रोल खो दिया जिसमें वो किंग की तरह एंटर हुआ था। वो वहां खड़ा था, नोज से हार्ड सांस लेता हुआ, जबकि डायरेक्टर्स उसकी आईज अवॉइड कर रहे थे। विक्टोरिया ने एक लास्ट सॉफ्ट लाइन ट्राई की। वी शुड स्पीक प्राइवेटली एज अ फैमिली। मैं खड़ा हुआ। वी वर प्राइवेट फॉर 4 years. आई स्लेप्ट इन योर बेसमेंट। रूम फिर स्टिल हो गया। ब्लेक ने अपनी मदर को देखा। पहली बार वो बोर्ड कम और अफ्रेड ज्यादा लगा। मैंने फोल्डर उठाया और दूर की तरफ चला। मार्कस पीछे आया। उसके फुटस्टेप्स मेरे पीछे हार्ड हिट हो रहे थे। लैंडन, उसने बाग किया। मैं चलता रहा। बोर्डरूम के बाहर एग्जीक्यूटिव फ्लोर ग्लास, स्टील और साइलेंस से भरा था। नियर बाय डेस्क पर एम्प्लॉइज ने ऊपर देखा। असिस्टेंट्स टैबलेट्स हाथ में फ्रीज हो गए। मार्कस सीईओ ऑफिस एंट्रेंस के पास मेरे आगे आ गया। विक्टोरिया उसके पीछे आई, अपनी हील से फास्टर। ब्लेक उसके बाद।
फोन ऑलरेडी हाथ में बजिंग। मार्कस मेरे सामने स्टेप करके खड़ा हुआ। अपने फेस से वो लुक हटाओ, उसने कहा। तुम्हें समझ भी नहीं है कि अभी क्या हुआ। मैंने उसे देखा। रिसेप्शन वॉल के पीछे मार्केट स्क्रीन्स रेड फ्लैश कर रहे थे। मेरा फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। नाओमी का मैसेज आया, ऑडिट टीम इन एलिवेटर। मैंने फोन वापस पॉकेट में रख दिया। 4 साल तक उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जैसे मुझे हेड लोअर करना चाहिए। वास किसने तोड़ा? तुम अनग्रेटफुल क्यों हो? तुम्हें अपस्टेयर्स किसने आने दिया? तुम अभी भी यहां क्यों हो? अब मार्कस रूम पर, बोर्ड पर, लीगल टीम पर और उन गोस्ट्स पर स्नालिंग कर रहा था जिन्हें वो देख नहीं सकता था। आई विल फाइंड द बास्टर्ड बिहाइंड दिस, उसने कहा। वो मुझसे पूछ नहीं रहा था। यही सबसे फनी बात था। उसे अभी भी लगता था मैं बैकग्राउंड नॉइज हूं। मैं मुस्कुराया और पहली बार मैंने डिसाइड किया कि आंसर करूंगा। मार्कस ने कहा वो सबके पीछे वाले बास्टर्ड को ढूंढेगा। तो मैंने उसकी सर्च फी बचा दी। इट वॉज मी, मैंने कहा। एक सेकंड के लिए कोई नहीं हिला। एग्जीक्यूटिव फ्लोर बहुत ब्राइट था, बहुत क्लीन और ऐसे लोगों से भरा जो प्रिटेंड कर रहे थे कि वे सुन नहीं रहे। असिस्टेंट्स ग्लास डेस्क के पास फ्रोजन खड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड एलिवेटर के पास पॉज हुआ। 2 बोर्ड एड्स डॉरवे में हाफवे रुक गए। मार्कस के पीछे मार्केट स्क्रीन्स रेड फ्लैश करते रहे जैसे बिल्डिंग की अपनी पल्स हो। विक्टोरिया मुझे घूर रही थी, मार्कस और हार्ट घूर रहा था। ब्लेक हम सबके बीच देख रहा था। फोन ईयर से प्रेस्ड, फाइनली क्वाइट। पर्सनल ग्रोथ की वजह से नहीं। मार्कस एक बार हंसा, इसलिए नहीं कि यह फनी था, क्योंकि उसके ब्रेन को ट्रूथ रिजेक्ट करते समय एक साउंड चाहिए था। यू, उसने कहा। मैंने नॉट किया। मी, उसका फेस ट्विस्ट हुआ। द बिडर, फरारी मेरी थी। ब्लेक का माउथ खुला, कोई वर्ड्स नहीं निकले। वो अलोन सेवरल मिलियन के लायक था। विक्टोरिया एक स्टेप आगे आई। द लैंड, वो भी मेरा। मार्कस का जॉ टाइट हुआ। द प्रॉक्सी एंटिटीज, ज्यादातर। द लीक्स, मैंने विक्टोरिया को देखा। कुछ लोगों को केयरफुल होना चाहिए कि वे क्या कहते हैं। जब उन्हें लगता है फार्मर्स, स्टाफ और ऑफन्स काउंट नहीं करते, तब उसका फेस बदल गया। पूरी तरह नहीं। विक्टोरिया ने अपने एक्सप्रेशंस डेकेड्स तक ट्रेन किए थे, लेकिन पब्लिक सॉफ्टनेस उसकी आईज से गायब हो गई। जो बचा वो वही वुमन थी जिसने मुझे 14 की उम्र में स्लैप किया था और ब्लेक के हंसते हुए मुझे डिस्ट्रक्टिव कहा था। यू लिटिल स्नेक, उसने विस्पर किया। लो आ गई। नो चैरिटी लाइट्स, नो सॉफ्ट इंटरव्यू चेयर, नो ट्रैजिक आंट वॉइस, बस विक्टोरिया। मार्कस थोड़ा और पास आया। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बिलीव करूं एक बेसमेंट ब्रैट ने यह सब बिल्ड किया? मैं मुस्कुराया। नो, मुझे उम्मीद थी आप बिलीव नहीं करेंगे। यही यूजफुल पार्ट था। कुछ एम्प्लॉइज ने एक दूसरे को देखा। एलिवेटर के पास गार्ड ने अपना हैंड रेडियो से लोअर कर लिया। मार्कस ने मेरी तरफ पॉइंट किया। फिंगर अब शेक कर रही थी। यू हैड बैकिंग। मेरे पास ब्लैक कार्ड, 3 इयर्स और आपकी एरोगेंस थी जिसने आधा काम खुद कर दिया। ये पूरी ट्रूथ नहीं थी। किसी को सिस्टम डिटेल्स चाहिए भी नहीं थे। लिमिटलेस बैंक मेरा था और कुछ मिरेकल्स थीव्स को एक्सप्लेन नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन मनी ट्रेल, एंटिटीज, परचेसेस और प्रेशर पॉइंट्स, इतना डॉक्यूमेंट था कि रूम शेप समझ सके। मैंने जैकेट से एक फोल्डेड पेज निकाला और होल्ड किया। स्पीच नहीं, लेक्चर नहीं, बस एक लिस्ट। फेरारी एक्विजिशन एंटिटी, वाटरफ्रंट पार्सल एंटिटी, प्रॉक्सी वोट राउट, मीडिया एविडेंस चेन, डेट पोजीशन, ऑडिट ट्रिगर। हर लाइन किसी ऐसी चीज की तरफ पॉइंट करती थी जिसे उन्होंने किसी और पर ब्लेम किया था। हर लाइन वापस मुझ पर पॉइंट करती थी। मार्कस ने पेपर ग्रैब करने की कोशिश की। मैंने पीछे खींच लिया। केयरफुल, मैंने कहा। आज आप पहले ही एक ऑफिस खो चुके हैं। विटनेसेस के सामने टेम्पर मत खोइए। उसकी आई साइड में फ्लिक हुई। तभी उसने एम्प्लॉइज नोटिस किए। असिस्टेंट्स, बोर्ड एड्स, एलिवेटर से बाहर आता लॉयर, उसके पीछे 2 ऑडिटर्स। नाओमी उनके साथ नहीं थी। उसने इंसिस्ट किया था कि ऑडिट एंट्री सिक्योर होने तक ऑफ साइड रहेगी। स्मार्ट, अनोइंग, अलाइव। लीड ऑडिटर फोल्डर आर्म लिए हमारी तरफ आया। मिस्टर मार्कस हॉथॉर्न। मार्कस ने आंसर नहीं दिया। ऑडिटर ने फिर भी कंटिन्यू किया। वी हैव फॉर्मल नोटिस ऑफ रिव्यू कंसर्निंग स्टर्लिंग फैमिली ट्रस्ट ट्रांसफर्स, रिलेटेड पार्टी मीडिया एक्सपेंडिचर्स एंड डेवलपमेंट सेटलमेंट कॉन्डक्ट। विक्टोरिया का फेस मेकअप के नीचे पेल हो गया। ब्लेक का फोन उसके हाथ से थोड़ा स्लिप हुआ। स्पीकर से वॉइस चिल्लाई, डैड, व्हाट इज गोइंग ऑन? माई कार्ड्स आर डिक्लाइनिंग। किसी ने लाफ नहीं किया। मैं ऑलमोस्ट कर देता, इसलिए नहीं कि फनी था, क्योंकि कुछ जस्टिस बहुत छोटी हट पहन कर आती है। मार्कस मेरी तरफ मुड़ा। यू फ्रोज हिज अकाउंट्स। नो, मैंने कहा। बोर्ड ने रिस्ट्रिक्टेड कंपनी चैनल से टाइड क्वेश्चनेबल डिस्क्रेशनरी एक्सेस फ्रीज किया है। वो घूरता रहा। मैंने श्रग किया। ट्रांसलेशन, ब्लेक का स्टोलन अलाउंस वॉल से टकरा गया। ब्लेक ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने कहा हो ऑक्सीजन अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। यू कांट डू दिस, उसने स्नैप किया। मैंने उसे देखा। एक सेकंड के लिए मुझे वो 14 साल का दिखा, विक्टोरिया के पीछे हंसता हुआ जब वास शैटर्ड हुआ था। फिर 18 का दिखा, रोल्स रॉयस से टिककर, जबकि मैं गार्बेज बैग पकड़े था। फिर प्राइवेट जेट पर फ्लाइट अटेंडेंट से कहता हुआ कि विजिबिलिटी के लिए ग्रेटफुल हो। आई डिड नॉट डू इट, मैंने कहा। यू डिड। मैंने बस कर्टन के पैसे देना बंद कर दिया। विक्टोरिया की वॉइस शार्प हुई। यू अनग्रेटफुल बॉय।
वो वर्ड फिर, अनग्रेटफुल, बेसमेंट से बॉडरूम तक, ये वर्ड बैड स्मेल की तरह मेरे साथ आया। फॉर वॉट? मैंने पूछा। बेसमेंट, स्लैब, गार्बेज बैग। वो साल जब आपने मेरे पेरेंट्स की कंपनी स्टोलन कोट की तरह पहनी, उसका हैंड थोड़ा उठा। बहुत नहीं। इनफ की मार्कस ने नोटिस किया, इनफ की मैंने नोटिस किया, इनफ की एम्प्लॉइज ने नोटिस किया। पिछली बार विक्टोरिया का हैंड ऐसे उठा था, मैं 14 था और फ्लोर पर ब्रोकन ग्लास था। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। ट्राई इट, मैंने क्वाइटली कहा। फ्लोर साइलेंट हो गया। विक्टोरिया का हैंड नीचे हो गया। वो भी एक छोटी विक्ट्री थी। कुछ विक्ट्रीज अपलॉज जैसी दिखती हैं, कुछ ऐसी जब किसी को फाइनली रियलाइज हो जाए कि अब वो तुम्हें हिट नहीं कर सकता। मार्कस ने टीथ के बीच से सांस ली। यू थिंक दिस मेक्स यू पावरफुल? नो, मैंने कहा। आपने मुझे पावरलेस बनाया था। मुझे डिफरेंस सीखना पड़ा। ऑडिटर्स हमारे पास से सीईओ ऑफिस की तरफ बढ़े। मार्कस के असिस्टेंट्स में से एक बिना कहे साइड में हट गया। मार्कस ने देखा, उसका फेस डार्क हो गया। वो रहा, ओबीडियंस का लॉस। ड्रामेटिक नहीं, लाउड नहीं, डेवस्टेटिंग। विक्टोरिया ने फैमिली वॉइस से रिकवर करने की कोशिश की। लैंडन, मेरी बात सुनो। जो भी एंगर है, हम इसे प्राइवेटली सेटल कर सकते हैं। तुम अभी भी फैमिली हो। मैंने उसके पर्ल इयरिंग्स, परफेक्ट हेयर और ट्रेम्बलिंग स्माइल को देखा। यस तक फैमिली का मतलब बेसमेंट डोर के थ्रू ऑर्डर्स था। अब फैमिली का मतलब डैमेज कंट्रोल था। नो, मैंने कहा। मैं फैमिली तब था जब आपके पास मुझ पर पावर थी। अब मैं शेयर होल्डर हूं, क्रेडिटर हूं, और उन लोगों का बेटा हूं जिन्हें आपने रॉक किया। उसकी आईज फ्लैश हुई। यू हैव नो आइडिया वॉट योर पेरेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। ये सेंटेंस अलग था, डिनाइल नहीं, स्लिप। मार्कस उसकी तरफ मुड़ा। विक्टोरिया, टू लेट। मैंने सुन लिया। ऑडिटर ने सुन लिया। एक बोर्ड एड ने डेफिनेटली सुन लिया, क्योंकि उसका हेड इतनी स्पीड से उठा कि हर्ट हुआ होगा। नाओमी के सील्ड एक्सीडेंट फाइल थ्रेड ने मेरे माइंड को ब्रूस पर फिंगर की तरह प्रेस किया। व्हाट डिड दे लीव बिहाइंड? मैंने पूछा। विक्टोरिया का माउथ बंद हो गया। मार्कस बीच में आया। दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर। नो, मैंने कहा। दिस पार्ट इज ओवर। मैंने एलिवेटर की तरफ देखा। ऑडिट टीम सीईओ ऑफिस में एंटर कर चुकी थी। एम्प्लॉइज अभी भी देख रहे थे। फोन्स ओपनली लिफ्टेड नहीं थे, लेकिन कई ऐसे एंगल थे कि इनफ था। गुड, उन्हें मास्क फ्लोर पर देख लेने दो। मैं मार्कस की तरफ वापस मुड़ा। 3 साल तक आप मिस्ट्री बिडर चेस करते रहे। हॉस्टाइल फंड, मीडिया एनिमी, स्पेक्यूलेटर। आपने सबको ब्लेम किया, सिवाय उस किड के जिसे आपने थ्रो अवे किया था। मार्कस के हैंड साइड्स में कर्ल हो गए। विक्टोरिया ऐसी लग रही थी जैसे चाहती हो फ्लोर खुल जाए। ब्लेक ने फोन में विस्पर किया, आई कॉल यू बैक, और वेट किए बिना कॉल एंड कर दिया। मैं थोड़ा पास आया, बस इतना कि मार्कस को स्लाइटली डाउन देखना पड़े, और फिर भी वो मुझे स्मॉल फील न करा सके। फरारी मेरे बर्थडे के लिए थी, मैंने कहा। लैंड बेसमेंट के लिए था। फार्मर टेप हर उस इंसान के लिए था जिसे आपने सोचा कि वो चुप रहेगा क्योंकि आपने उसे रिस्पेक्ट से कम पे किया। शेयर्स मेरे फादर के लिए थे, प्रॉक्सीज मेरी मदर के लिए, और ये, मैंने एग्जीक्यूटिव फ्लोर को देखा। रेड स्क्रीन्स, फ्रोजन एम्प्लॉइज, ऑफिस के अंदर ऑडिटर्स, थीव्स, फाइनली उस कंपनी में कॉर्नर्ड जिसे उन्होंने चुराया था। दिस इज फॉर द गार्बेज बैग। कोई नहीं बोला, एक बार के लिए ब्लेक भी नहीं। मार्कस का फेस रेड हो गया। यू विल रिग्रेट ह्यूमिलिएटिंग अस। मैं मुस्कुराया। यही एंडिंग वे डिजर्व करते थे। नो पीस, नो फॉरगिवनेस। लॉयर से भरे रूम में कोई सॉफ्ट फैमिली हग नहीं, बस मार्कस फ्यूरियस, विक्टोरिया एक्सपोज्ड, ब्लेक पैनिकिंग, और मैं वहां खड़ा जहां मेरे फादर को खड़ा होना चाहिए था। अब गेट के बाहर नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मी, मैंने कहा। एलिवेटर डोर्स हमारे पीछे फिर खुले। एक और लीगल टीम सील्ड फोल्डर्स के साथ बाहर आई। टॉप फोल्डर पर मैंने वो लेबल देखा जिसके बारे में नाओमी ने वॉर्न किया था, स्टर्लिंग एक्सीडेंट रिव्यू। विक्टोरिया ने भी देखा। उसका फेस ऐसे बदला जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फियर, रियल फियर, डील खोने का नहीं, हेडलाइन खोने का नहीं, पास्ट के अपना माउथ खोलने का। मैंने अपनी स्माइल बनाए रखी। कंपनी फ्लोर रिवील लैंड कर चुका था, लेकिन स्टर्लिंग एटलास की वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। फोर्ज्ड विल, ब्राइब्ड मीडिया नेटवर्क, डर्टी डेवलपमेंट स्कीम, और मेरे पेरेंट्स की सील्ड एक्सीडेंट फाइल, सब अगले दूर के पीछे वेट कर रहे थे। विक्टोरिया और मार्कस मेरे सामने खड़े थे, फ्यूरियस, ट्रैप्ड। मैं उनके सामने खड़ा था, स्मर्किंग, और वहीं मैंने साइलेंस को कट करने दिया। विक्टोरिया के चेहरे पर जो डर था, उसकी वजह अगले पार्ट में खुलेगी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्टर्लिंग एक्सीडेंट रिव्यू। एक सेकंड के लिए पूरा फ्लोर फ्रीज हो गया। ना कोई फोन बजा, ना कोई असिस्टेंट हिला, ना ब्लेक ने कोई बेवकूफी वाला कमेंट किया, क्योंकि इस बार बात कार, जमीन या शेयर की नहीं थी। इस बार बात उस रात की थी जिस रात मेरे मां बाप मरे थे। विक्टोरिया ने फोल्डर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में वो चीज दिखी जो मैंने बचपन से कभी नहीं देखी थी। डर, सच्चा डर, वो वाला डर नहीं जो अमीर लोग कैमरे पर एक्ट करते हैं जब उन्हें सिंपैथी चाहिए होती है। ये वो डर था जो तब आता है जब कोई पुराना गुनाह कब्र से बाहर आने लगता है। मार्कस ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया।
ये फाइल बोर्ड रिव्यू के लिए है, उसने कहा। इसे अभी यहां खोलने की जरूरत नहीं। मैं हंसा नहीं, बस उसे देखा। फनी, मैंने कहा, क्योंकि मुझे भी बचपन में बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं समझी गई थी। नाओमी मेरे कान में ईयरपीस से बोली, लंदन, हॉलवे में मत खोलो। कंट्रोल द रूम। मैंने सांस अंदर खींची। वो सही थी। रिवेंज में सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब दुश्मन टूटता है। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब तुम्हें लगता है अब सब बोल देना चाहिए। मैंने फोल्डर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लीगल लेड ने मेरी तरफ देखा, फिर बोर्ड मेंबर की तरफ। बोर्ड मेंबर ने सिर हिलाया। फोल्डर मेरे हाथ में आ गया। विक्टोरिया की उंगलियां उसके पर्ल बैग पर कस गई। मार्कस ने टीथ भींचे। ब्लेक ने फाइनली विस्पर किया, डैड, व्हाट इज दैट? मार्कस ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो अपने बेटे को भी अब एसेट की तरह ट्रीट कर रहा था। यूजफुल हो तो सामने रखो, प्रॉब्लम बने तो ड्रॉर में बंद कर दो। मैंने फोल्डर खोला नहीं, मैं बस उसे हाथ में लेकर विक्टोरिया के सामने खड़ा हो गया। आपको पता है इसमें क्या है? मैंने कहा। विक्टोरिया ने अपनी स्माइल वापस लगाने की कोशिश की। वही चैरिटी वाली स्माइल, वही सॉफ्ट वॉइस, वही पॉइजन इन परफ्यूम। लंदन, उसने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ पेनफुल थी। हम सबके लिए। मैं थोड़ा आगे झुका। मेरे लिए डेथ पेनफुल थी। मैंने कहा, आपके लिए प्रॉफिटेबल। कई एम्प्लॉइज ने एक दूसरे को देखा। मार्कस ने फट से बोला, इनफ। नहीं, मैंने कहा, इनफ तो उस दिन होना चाहिए था जब आपने मुझे बेसमेंट में शिफ्ट किया था। ब्लेक ने ऑकवर्ड लाफ करने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने फॉलो नहीं किया। हंसी पावर को स्मेल करती है, और रूम में पावर शिफ्ट हो चुकी थी। नाओमी फिर बोली, लंदन, मूव टू बोर्ड रूम, मेक देम फॉलो यू। मैंने सिर उठाया। बोर्ड रूम? मैंने कहा, अभी? मार्कस ने रिफ्यूज करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पीछे खड़े ऑडिटर्स सीईओ ऑफिस में ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। उसके पास चॉइस नहीं थी, और मैं वही देखना चाहता था जिस आदमी ने मेरी पूरी चाइल्डहुड को लॉक डोर बना दिया था, अब खुद लॉक प्रोसीजर में फंस चुका था। बोर्ड रूम तक का वॉक छोटा था, लेकिन मेरे लिए वो सबसे लंबा हॉलवे था। हर कदम पर मुझे कुछ याद आ रहा था। मेरे फादर एलियट स्टर्लिंग उसी बिल्डिंग में चलते थे। लोग उन्हें सर नहीं, मिस्टर स्टर्लिंग कहते थे, लेकिन आवाज में डर नहीं, रिस्पेक्ट होता था। मेरी मदर ग्रेस हर एनुअल इवेंट में एम्प्लॉइज के नाम याद रखती थी। और मैं उसी कंपनी में वापस आया था जहां मेरे पेरेंट्स की फोटो दीवारों से गायब कर दी गई थी, जैसे इतिहास को भी नौकरी से निकाल दिया गया हो। बोर्ड रूम के अंदर ग्लास वॉल्स थी, टेबल लंबी थी, चेयर्स महंगी थी, और एयर इतनी ठंडी थी जैसे सच बोलने से पहले उसे फ्रीज किया गया हो। विक्टोरिया एक साइड बैठी, मार्कस उसके पास, ब्लेक थोड़ा पीछे, क्योंकि पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिंस है या लाइबिलिटी। सेरिना वाले भी रूम में आ गई। वो ऑफिशियली बोर्ड मेंबर नहीं थी, लेकिन मीडिया एम्पायर की एयर होने का फायदा यह होता है कि लोग आपको रोकने से पहले सोचते हैं। उसने मेरी तरफ देखा। डू यू वांट प्राइवेसी? उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं, प्राइवेसी ने ही इन्हें इतने साल बचाया है। नाओमी स्क्रीन पर अपीयर हुई, फेस काम, आई शार्प। ओपन पेज 3, उसने कहा। मैंने फाइल खोली। पहले कुछ पेजेस बोरिंग थे। इंश्योरेंस लैंग्वेज, वेदर रिपोर्ट, इंपैक्ट एंगल, हाईवे अथॉरिटी स्टेटमेंट्स। फिर पेज 3 आया और मेरी चेस्ट टाइट हो गई। ब्रेक प्रेशर इरेगुलरिटी डिटेक्टेड, सेकेंडरी व्हीकल मार्क्स फाउंड, ओरिजिनल मैकेनिकल रिव्यू रिमूव्ड फ्रॉम फाइनल रिपोर्ट। मैंने वर्ड्स पढ़े, एक बार, दो बार, तीसरी बार वो वर्ड्स नहीं रहे, वो आवाज बन गए। मां की आवाज, पापा की हंसी, उस रात का फोन कॉल जो मुझे कभी नहीं मिला। मार्कस ने जल्दी से बोला, ओल्ड टेक्निकल स्पेकुलेशन, नथिंग कंक्लूसिव। नाओमी ने स्क्रीन से कहा, फनी, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में ये स्पेकुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। रूम में साइलेंस खिंच गया। सेरिना आगे झुकी, रिमूव्ड बाय हुम? नाओमी ने नेक्स्ट पेज शेयर किया। एक स्कैंड अप्रूवल नोट स्क्रीन पर आया। सिग्नेचर धुंधला था, लेकिन इतना क्लियर था कि रूम में बैठे लोग पढ़ सके। विक्टोरिया हॉथॉर्न। विक्टोरिया ने तुरंत कहा, दैट इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता मैं क्या देख रहा हूं? वो चुप हो गई। मार्कस ने इंटरवीन किया। विक्टोरिया उस टाइम एस्टेट ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट्स संभाल रही थी। एक्सीडेंट रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल था। तुम एक ग्रीविंग वुमन को, ग्रीविंग? मैंने काटा। मेरी आवाज लाउड नहीं थी, पर रूम में हर कोई सुन रहा था। मेरे पेरेंट्स की मौत के 3 हफ्ते बाद आपने ट्रस्ट अमेंडमेंट फाइल किया। 6 हफ्ते बाद कंपनी वोटिंग कंट्रोल शिफ्ट हुआ। 3 महीने बाद मैं बेसमेंट में था। ग्रीफ बहुत ऑर्गेनाइज था आपका। ब्लेक ने चेयर पुश की। ब्रो, तू सच में इनसेन है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है ब्लेक, इतने साल मैंने सोचा तुम विलन हो। वो हंसा। थॉट? हाँ, मैंने कहा। फिर रियलाइज हुआ तुम बस पॉल्ड रिसीप्ट हो, असली परचेस किसी और ने किया था। ब्लेक का फेस लाल हो गया। मार्कस खड़ा हुआ। मीटिंग ओवर। उसने दूर की तरफ स्टेप लिया। दूर खुला। 2 कंप्लायंस ऑफिसर्स अंदर आ गए। नाओमी की आवाज आई, एक्चुअली मीटिंग रिकॉर्डेड, बोर्ड इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव, सीईओ एग्जिट रिक्वायर्स ऑडिट एस्कॉर्ट। मार्कस धीरे धीरे मुड़ा। पहली बार उसका फेस एग्जैक्टली वैसा था जैसा मेरा फेस उस नाइट होगा जब गेट मेरे पीछे बंद हुआ था। ट्रैप्ड। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा। तुम समझते नहीं हो, उसने धीमे से कहा। एलियट तुम्हें सब कुछ देने वाला था, कंपनी,
ट्रस्ट, वोटिंग कंट्रोल, सब। वो मेरा फादर था। मैंने कहा। वो वीक था। विक्टोरिया ने स्नैप किया। और बस मास्क गिरा। नॉट फुली बट इनफ। रूम ने सुन लिया। विक्टोरिया ने तुरंत खुद को कंट्रोल किया, पर वर्ड्स वापस नहीं जा सकते थे। कुछ बुलेट्स ऐसी होती हैं जो गुण में लौटती नहीं। सेरिना ने वेरी सॉफ्टली कहा, डिड यू जस्ट कॉल द डेड फाउंडर वीक? विक्टोरिया ने उसे घूरा। डोंट ट्विस्ट माई वर्ड्स। सेरिना ने अपनी स्माइल दिखाई। वो सॉफ्ट नहीं थी, वो हेडलाइन वाली स्माइल थी। आई डोंट ट्विस्ट वर्ड्स, उसने कहा। आई पब्लिश देम। नाओमी ने मुझे प्राइवेट चैनल पर मैसेज भेजा। डोंट रिलीज एवरीथिंग, मेक देम रन। रनिंग पीपल लीव फुटप्रिंट्स। मैंने फोल्डर बंद किया। आज इतना ही, मैंने कहा। मार्कस ने डिसबिलीफ में मेरी तरफ देखा। यू ड्रैग अस हियर, अक्यूज अस, और अब चले जाओगे? मैं खड़ा हुआ। नहीं, मैं आपको चांस दे रहा हूं। विक्टोरिया की आंखें नैरो हुई। किस चीज का? मैंने दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा। गलती करने का। उस रात स्टर्लिंग एटलास हेडक्वार्टर्स बाहर से नॉर्मल दिख रहा था। ग्लास टावर, सिटी लाइट्स, लग्जरी साइलेंस। लेकिन अंदर हर फ्लोर पर पैनिक सर्कुलेट हो रहा था। ऑडिटर सीईओ ऑफिस में थे। बोर्ड इमरजेंसी कॉल्स पर था। मार्कस अपनी लीगल टीम पर चिल्ला रहा था। विक्टोरिया किसी को लगातार फोन कर रही थी। ब्लेक इंस्टाग्राम खोलकर बंद कर रहा था, क्योंकि पहली बार उसके फॉलोअर्स उसे एंटरटेनमेंट नहीं, एविडेंस समझ रहे थे। और मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आया। मेरे डेस्क पर मेरे पेरेंट्स की फोटो रखी थी। फादर ने नेवी सूट पहना था, मदर व्हाइट ड्रेस में थी, और बीच में छोटा मैं था, टॉय रोल्स रॉयस पकड़े हुए। मैंने फोटो के सामने एक्सीडेंट रिव्यू फोल्डर रखा। हम करीब हैं, मैंने धीरे से कहा। लिमिटलेस बैंक का ब्लैक कार्ड डेस्क पर पड़ा था। तभी हवा में सिल्वर लेटर्स चमके। मेजर कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, ट्रूथ ट्रांजैक्शन अवेलेबल, स्पेंड फॉर एक्सपोजर, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंस। मैंने मैसेज पढ़ा। कॉन्सिक्वेंस। अब तक सिस्टम सिंपल था, स्पेंड, रिसीव डबल। लेकिन अब पहली बार उसने वार्निंग दी थी। नाओमी ने कॉल किया। तुम बहुत क्वाइट हो, उसने कहा। सिस्टम ने नया मैसेज दिया। मुझे ये सेंटेंस कभी पसंद नहीं आता। मैंने उसे पढ़कर सुनाया। वो कुछ सेकंड चुप रही। कॉन्सिक्वेंस मतलब? पता नहीं। देन डोंट यूज इट ब्लाइंडली। मैं हंसा। नाओमी क्रॉस कॉशन दे रही है। वर्ल्ड सच में बदल गया। लंदन, उसने हार्ड वॉइस में कहा। तुम्हारे पास मनी इन्फिनिट हो सकता है, पीपल नहीं। वो लाइन मेरे अंदर कहीं जाकर लगी, क्योंकि रिवेंज में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे साइड वाले लोग भी चोट खा सकते हैं। और मेरे साइड पर बहुत लोग थे अब। वो ओल्ड विटनेस जो गायब हो गया था, और शायद कोई ऐसा भी जिसने मेरे पेरेंट्स वाली रात सच देखा था। अगली सुबह सेरिना मेरे ऑफिस आई। वो एक्सपेंसिव कोट में थी, लेकिन फेस पर मेकअप से ज्यादा नींद की कमी थी। मेरे पास कुछ है, उसने कहा। उसने टैबलेट मेरी तरफ स्लाइड किया। ओल्ड न्यूज़पेपर आर्काइव खुला था। हेडलाइन थी, स्टर्लिंग फाउंडर डाइज इन ट्रैजिक हाईवे क्रैश। उसके नीचे छोटी सी रिलेटेड आर्टिकल थी। लीड इन्वेस्टिगेटर रिटायर्स अर्ली आफ्टर एक्सीडेंट रिपोर्ट कंट्रोवर्सी। नाम था आर्थर वेन। मैंने ऊपर देखा। नाओमी उसे ढूंढ रही थी। वही विटनेस गायब हुआ है। सेरिना ने सिर हिलाया। आर्थर वेन सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं था, वो मेरे फादर का दोस्त था। मैं शांत हो गया। तुम्हारे फादर? सेरिना की आवाज थोड़ी स्लो हुई। मेरे डैड ने क्रैश के बाद कुछ पब्लिश करने की कोशिश की थी। आर्टिकल कभी बाहर नहीं आया। उसी मंथ उन्होंने मीडिया ग्रुप में अपनी वोटिंग पावर खो दी। 6 months लेटर हार्ट अटैक। रूम में एयर हैवी हो गई। तुम बिलीव करती हो? मैं फैक्ट्स बिलीव करती हूं, उसने कहा। और फैक्ट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत ने सिर्फ हॉथॉर्न्स को बेनिफिट नहीं दिया, बहुत लोगों को साइलेंस किया गया। ये अब रिवेंज से बड़ा हो रहा था। पहले मुझे लगता था मैं बस अपना एम्पायर वापस लेना चाहता हूं। अब लग रहा था मेरे पेरेंट्स की मौत एक दूर थी, जिसके पीछे पूरा नेटवर्क छुपा था। सेरिना ने टैबलेट पर दूसरा फाइल खोला। मेरे फादर ने एक प्राइवेट नोट छोड़ा था। मॉम ने मुझे कभी नहीं दिया। कल रात मैंने फैमिली स्टोरेज से निकाला। नोट में सिर्फ एक लाइन थी, इफ एलियट डाइज फॉलो द रिपेयर्स, नॉट द रोड। रिपेयर्स, कार रिपेयर्स, ब्रेक इरेगुलरिटी, सेकेंडरी व्हीकल। मेरी फिंगर स्लोली फिस्ट में बदल गई। नाओमी कॉल पर जुड़ी। हमें मैकेनिक चाहिए, उसने कहा। कौन? जिसने कार सर्विस की थी क्रैश से एक दिन पहले। और अगर वो मर चुका है, नाओमी ने कहा, तो जिसने उसे पे किया था वो नहीं होगा। लिमिटलेस बैंक कार्ड मेरे डेस्क पर पड़ा था। सिल्वर लेटर्स अभी भी फेंट ग्लो कर रहे थे। स्पेंड फॉर एक्सपोजर, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंस। मैंने कार्ड उठाया। हम स्पेंड करेंगे, मैंने कहा, लेकिन हेडलाइन खरीदने के लिए नहीं, प्रोटेक्शन खरीदने के लिए। उस दिन मैंने जितना पैसा खर्च किया, उतना शायद ब्लेक ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दिखावे पर खर्च किया होगा। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स, विसल ब्लोअर लॉयर्स, विटनेस प्रोटेक्शन राउट्स, डेटा रिकवरी टीम्स, ओल्ड पुलिस आर्काइव एक्सेस, सिक्योर स्टोरेज, इंडिपेंडेंट मैकेनिकल एक्सपर्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस डबल हुआ, लेकिन हर रिटर्न के साथ एक नया मैसेज भी आता, कॉन्सिक्वेंस एक्यूमुलेटिंग। पहले मुझे डर लगा, फिर समझ आया, ट्रूथ फ्री नहीं होती। झूठ पैसे से खरीदा जाता है, सच लोगों की सेफ्टी से। तीसरे दिन रात 2:13 पर नाओमी ने कॉल किया। वेक अप। मैं सोया ही नहीं। गुड, आर्थर वेन मिला। मैं सीधा बैठ गया।
कहाँ? पुराने ट्रेन डिपो के पास। वो खुद मिलना चाहता है। ट्रैप। ऑब्वियसली। फिर भी जाएंगे। ऑब्वियसली। मुझे नाओमी का यही पसंद था। वो डेंजर को रोमांटिक नहीं बनाती थी, बस स्प्रेडशीट में डाल देती थी। सुबह 4 बजे हम सिटी के पुराने इंडस्ट्रियल साइड में थे। स्काई अभी डार्क था, ट्रैक्स पर रस्ट था, और हवा में मेटल, रेन और बैड डिसीजंस की स्मेल थी। नाओमी मेरे साथ नहीं आई। अगर ट्रैप है तो दोनों नहीं फंसेंगे, उसने कहा। तुम लॉयर हो या इमोशनली अनअवेलेबल लाइफ कोच? बोथ। बहुत एक्सपेंसिव। मैं अकेला नहीं था। 3 ब्लॉक्स दूर सिक्योरिटी टीम थी। सेरिना की टीम अनोनिमस कैमरा सेट कर चुकी थी, और मेरे कोर्ट के अंदर एक रिकॉर्डर था। आर्थर वेन पुराने प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ा था। वाइट है, शेकिंग हैंड्स, आइज ऐसी जैसे 10 साल से ठीक से सोया ना हो। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम एलियट जैसे दिखते हो। मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अच्छे वर्ड्स भी कभी कभी वूंड खोल देते हैं। आपने रिपोर्ट क्यों बदली? मैंने पूछा। आर्थर ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली, फिर याद आया शायद लंग्स ने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वापस रख दी। मैंने नहीं बदली, उसने कहा। मैंने ओरिजिनल सबमिट की थी। फिर मुझे बताया गया कि फैमिली क्लोजर चाहती है। फैमिली? विक्टोरिया हॉथॉर्न। मेरे अंदर कुछ कोल्ड हुआ। आर्थर ने आगे कहा, मैंने रिफ्यूज किया। फिर मेरे बेटे पर ड्रग केस लगा। फेक था, लेकिन कोर्ट फेक और रियल में तब डिफरेंस समझता है जब आपके पास पैसे हों। मेरे पास नहीं थे। मार्कस ने अरेंज किया। विक्टोरिया ने स्माइल किया। उसने एक एनवलोप निकाला। मैंने कॉपी रखी थी। मैंने एनवलोप लिया। उसके अंदर ओल्ड यूएसबी ड्राइव, कुछ फोटोज और एक सर्विस इनवॉइस था। इनवॉइस पर गराज का नाम था, रूकलाइन प्रीमियम मोटर्स। डेट क्रैश से 1 दिन पहले। सर्विस डिस्क्रिप्शन खाली था। पेमेंट सोर्स, हॉथॉर्न एडवाइजरी ग्रुप। मेरा गला सूख गया। क्या मेरे पेरेंट्स को पता था? आर्थर ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारी मां को शक था। मेरी सांस रुक गई। ग्रेस स्टर्लिंग ने क्रैश से 2 दिन पहले मुझे कॉल किया था। उसने कहा, अगर कुछ हो जाए तो लंदन को ट्रस्ट मत करना। मैंने आईब्रोज फरो किए। ट्रस्ट मत करना? आर्थर ने सिर हिलाया। फुल सेंटेंस था, लंदन को ट्रस्ट के पेपर्स के बिना किसी को मत देना। मेरी चेस्ट में दर्द हुआ। मां जानती थी, या कम से कम फील कर चुकी थी। आर्थर ने अचानक पीछे देखा। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। आप सेफ हैं। कोई सेफ नहीं है, किड। तभी दूर से टायर्स की आवाज आई। ब्लैक एसयूवी, फिर दूसरी। आर्थर पैनिक में पीछे हटा। मेरे ईयरपीस में सिक्योरिटी लीड बोला, 2 व्हीकल्स अप्रोचिंग, आर्म्ड पॉसिबिलिटी। नाओमी की आवाज आई, लंदन, लीव। मैंने आर्थर का हाथ पकड़ा। चलो। वो भागने की हालत में नहीं था। ब्लैक एसयूवी प्लेटफॉर्म के पास रुकी। 4 आदमी उतरे। फेसेस कवर्ड नहीं थे, क्योंकि रिच पीपल के हायर्ड थ्रेट्स यूजुअली इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि कैमरा को भी गरीब समझते हैं। एक ने कहा, मिस्टर वेन, यू आर कंफ्यूज्ड। फैमिली वांट्स टू हेल्प। मैंने हंसा। फैमिली ने मुझे भी हेल्प की थी। 4 साल बेसमेंट में। आदमी ने मेरी तरफ देखा। स्टेप अवे। मैंने कोर्ट से फोन निकाला और स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। लाइव फीड, सेरिना की मीडिया सर्वर पर डायरेक्ट अपलोड। उसके फेस से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उतर गया। स्माइल। मैंने कहा, यू आर ऑन माई स्टोरी। ब्लेक की लाइन उसे वापस गिफ्ट करना पेटी था, पर कभी कभी पोएट्री भी पेटी होती है। सिक्योरिटी टीम ने पीछे से एंट्री ली। हायर्ड मैन भागे नहीं, बस प्रोफेशनल तरीके से पीछे हटे, क्योंकि उन्हें पता था मिशन अब एक्सपेंसिव हो चुका है। आर्थर कांप रहा था। मैंने उसे कार तक पहुंचाया। उसने बैठने से पहले मेरी रिस्ट पकड़ ली। तुम्हारी मां ने एक और चीज छोड़ी थी। क्या? स्टोरेज लॉकर। कोड था तुम्हारा बर्थडे। मेरा बर्थडे। वही दिन जब मुझे गार्बेज बैग मिला था। वही दिन जब लिमिटलेस बैंक आया था। वही दिन जो हॉथॉर्न्स ने ह्यूमिलिएशन बनाया। मेरी मां ने उसे की बनाया था। स्टोरेज फैसिलिटी शहर के दूसरे साइड थी। नाओमी ने इंसिस्ट किया कि पहले ड्राइव स्कैन हो। सेरिना ने इंसिस्ट किया कि मीडिया बैकअप बने। मैंने इंसिस्ट किया कि हम अभी जाएं। तीनों में से ऑब्वियसली नाओमी जीती, क्योंकि स्मार्ट लोग ड्रामा को अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। शाम तक हमारे पास यूएसबी का क्लोन था। ड्राइव में ओरिजिनल एक्सीडेंट रिपोर्ट, गराज फोटोज और एक ऑडियो फाइल थी। ऑडियो फाइल का नाम था जीएस प्राइवेट मेमो। ग्रेस स्टर्लिंग, मेरी मां। मैंने प्ले दबाने से पहले हाथ रोक लिया। नाओमी ने सॉफ्ट वॉइस में पूछा, डू यू वांट टू बी अलोन? मैंने कहा, नहीं। अगर मैं टूटूं तो कोई फाइल संभालने वाला होना चाहिए। ऑडियो शुरू हुआ। पहले स्टैटिक, फिर मां की आवाज, थोड़ी ब्रेथलेस डॉट, थोड़ी डरती हुई, लेकिन स्टिल वार्म। लंदन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं वो फाइट हार गई। मेरी आंखें जलने लगी। मैंने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। तुम्हारे फादर अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, और अच्छे लोग कभी कभी ये बिलीव कर लेते हैं कि बाकी लोग भी अंदर से अच्छे होंगे। विक्टोरिया ऐसी नहीं है। मार्कस ऐसा नहीं है। उन्होंने कंपनी को फैमिली कहा, लेकिन वो उसे थ्रोन समझते हैं। ऑडियो में पॉज आया। फिर मां बोली, तुम्हारे 21 सेंट बर्थडे पर ट्रस्ट तुम्हें कंट्रोल देगा। अगर हम उससे पहले, अगर कुछ हो जाए, तो ओरिजिनल विल लॉकर 214 में है। किसी हॉथॉर्न पर ट्रस्ट मत करना। और लंदन, मां की आवाज टूट गई, अगर तुम्हें कभी लगे कि रिवेंज ही सब कुछ है, तो याद रखना, तुम्हारे फादर ने एम्पायर तुम्हारे लिए नहीं बनाया था। उन्होंने लोगों के लिए बनाया था।
उसे वापस लेना, लेकिन उनके जैसा मत बनना जिन्होंने छीना। ऑडियो खत्म हो गया। रूम में कोई आवाज नहीं थी। नाओमी ने नजर नीचे कर ली। सेरिना ने क्वाइटली टिश्यू बॉक्स मेरी तरफ स्लाइड किया। मैंने टिश्यू नहीं लिया, क्योंकि उस मोमेंट में अगर मैंने हाथ बढ़ाया शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैंने सिर्फ कहा, लॉकर 214। स्टोरेज लॉकर छोटा था। ऑर्डिनरी मेटल डोर, डस्टी हॉलवे, फ्लिकरिंग लाइट। ऐसे जगह पर कोई किंगडम हाइड नहीं करता, इसलिए शायद यही परफेक्ट जगह थी। कोड, मेरा बर्थडे। डोर क्लिक हुआ। अंदर 3 बॉक्सेस थे। पहले बॉक्स में ओरिजिनल विल था, सेकंड में शेयर सर्टिफिकेट्स, ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स और सील्ड लेटर्स। थर्ड बॉक्स में एक छोटा टॉय रोल्स रॉयस था, सिल्वर, मेरी चाइल्डहुड वाली। मैं उसे हाथ में लेकर वहीं रुक गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ मेमोरीज इतनी लाउड होती हैं कि उनके आसपास बोलना डिसरिस्पेक्ट लगता है। ओरिजिनल विल क्लियर था। एलियट और ग्रेस स्टर्लिंग की डेथ के बाद टेम्पररी गार्डियनशिप हॉथॉर्न्स को मिलनी थी, लेकिन कंपनी कंट्रोल नहीं। वोटिंग शेयर्स लंदन स्टर्लिंग ट्रस्ट में लॉक्ड रहने थे। लंदन के 21 होने पर कंट्रोल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना था। अगर डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हो, इंडिपेंडेंट ट्रस्टी एक्टिवेट होता। ट्रस्टी का नाम पढ़कर सेरिना की सांस अटक गई। डैनियल वाले, सेरिना के फादर, मतलब उसके फादर ने सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करने की कोशिश नहीं की थी, वो मेरे ट्रस्ट का लीगल शील्ड भी था। और फिर उसका हार्ट अटैक हुआ। सेरिना चेयर पर बैठ गई। उन्होंने मेरे डैड को भी हटाया। उसने कहा, अब रिवेंज 2 फैमिलीज की थी। नहीं, ये गलत था। ये जस्टिस 2 फैमिलीज की थी। रिवेंज पर्सनल होती है, जस्टिस कंटेजियस। हमने अगले 10 दिन कोई पब्लिक मूव नहीं किया। मार्कस को लगा शायद हम स्कैर्ड हैं। विक्टोरिया को लगा शायद वो डैमेज कंट्रोल कर सकती है। ब्लेक को लगा शायद इंटरनेट भूल जाएगा। तीनों रॉन्ग थे। मार्कस ने मीडिया में फेक रिपोर्ट पुश करवाई। मिस्ट्री फंड्स मैनिपुलेट स्टर्लिंग एटलास। ट्रबल्ड एयर लिंक टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। लंदन स्टर्लिंग सडन वेल्थ रेजेस क्वेश्चंस। मैंने हेडलाइन पढ़ी और पहली बार सच में डर लगा, क्योंकि मेरे वेल्थ का आंसर नॉर्मल नहीं था। मैं कोर्ट में बोल सकता था कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए, शेल कंपनीज, प्राइवेट डील्स, एसेट फ्लिप्स, लेकिन लिमिटलेस बैंक को कोई स्प्रेडशीट एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नाओमी ने कहा, दे ट्राइंग टू मेक योर मनी द स्टोरी। सेरिना ने कहा, देन वी मेक द क्राइम द बिगर स्टोरी। मैंने पूछा, अगर मेरा अकाउंट इन्वेस्टिगेट हुआ? नाओमी ने मुझे देखा, देन वी बेटर विन बिफोर दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लुकिंग एट। लिमिटलेस बैंक का मैसेज फिर चमका। डिफेंसिव ट्रांजैक्शन अवेलेबल, स्पेंड टू प्रोटेक्ट ओरिजिन, रिटर्न हिडन। हिडन, मुझे ये पसंद नहीं आया। सिस्टम अब रूल्स चेंज कर रहा है, मैंने कहा। नाओमी ने पूछा, क्या ये कभी तुम्हारे पक्ष में था या बस तुम्हें मूव करवा रहा था? वो सवाल मेरे साथ स्टक हो गया। मैंने हमेशा लिमिटलेस बैंक को ब्लेसिंग माना था, लेकिन ब्लेसिंग और बेट में डिफरेंस तब पता चलता है जब हुक दिखे। फिर भी उस वक्त चॉइस नहीं थी। मैंने डिफेंसिव लीगल स्ट्रक्चर्स पर स्पेंड किया। इंटरनेशनल काउंसिल, टैक्स रिव्यू, प्राइवेट ऑडिट, क्लीन ओरिजिन नैरेटिव्स, एसेट हिस्ट्रीज, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। मनी वापस आया, लेकिन अमाउंट नहीं दिखा। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा, प्रोटेक्शन एक्टिव, डेट रिमेंबर्ड। डेथ, किसका डेथ? मैंने कार्ड को देखा। पहली बार वो बैंक कार्ड कम और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लगा। लेकिन फिर नाओमी ने अर्जेंट कॉल किया, ब्लेक टूट रहा है। कैसे? उसने ड्रंक होकर एक प्राइवेट पार्टी में बात की। सेरिना की सोर्स ने ऑडियो भेजा। ऑडियो में म्यूजिक लाउड था। ब्लेक स्लरिंग कर रहा था। एवरीवन एक्ट्स लाइक लंदन इज विक्टिम, वो कह रहा था। ही वॉजंट इवन सपोज टू बी अलाइव। मेरी बॉडी कोल्ड हो गई। ऑडियो में किसी ने पूछा, व्हाट डज दैट मीन? ब्लेक हंसा, आई डोंट नो, मॉम सेड वंस, रॉन्ग किड सर्वाइव्ड। ऑडियो कट, रॉन्ग किड सर्वाइव्ड। मैंने उसे 10 बार सुना। हर बार वही वर्ड्स डीपर गए। मैं नहीं बचना चाहिए था, या मैं भी मरना चाहिए था? नाओमी ने धीरे से कहा, लंदन। मैंने फोन रखा। ब्लेक को लाओ। वॉलंटरीली, मैंने कहा। पहले चांस दो, फिर प्रेशर। ब्लेक को प्रेशर समझ आता था। पब्लिक शेम, फ्रोजन कार्ड्स, लॉसूट्स, ब्रांड डील्स गॉन, फ्लाइट अटेंडेंट केस, शेयर होल्डर बैकलैश। 3 दिन में उसके स्पॉन्सर्स वैनिश हो गए। उसका अलाउंस रिस्ट्रिक्टेड था। प्राइवेट क्लब्स ने पोलाइटली डिस्टेंस कर लिया। उसके फ्रेंड्स ने ग्रुप फोटो से उसे क्रॉप करना शुरू कर दिया। स्पॉइल्ड लोगों के लिए लोनलीनेस सबसे एक्सपेंसिव रिहैब होती है। चौथे दिन ब्लेक ने खुद मैसेज किया, व्हाट डू यू वांट? मैंने रिप्लाई किया, ट्रूथ, हॉथॉर्न मैंशन, बेसमेंट, टुनाइट। बेसमेंट इसलिए चुना क्योंकि कुछ सर्कल्स वहीं कंप्लीट होने चाहिए जहां शुरू हुए थे। हॉथॉर्न मैंशन अब भी वैसा ही था। गोल्डन लाइट्स, आयरन गेट, परफेक्ट लॉन, अगली मेमोरीज। इस बार गेट मुझे रोक नहीं पाया। मेरी कार अंदर गई। सिक्योरिटी ने नेम चेक किया। मिस्टर स्टर्लिंग, उसने कहा, और गेट खुल गया। छोटी विक्ट्रीज फिर। ब्लेक बेसमेंट डोर के पास खड़ा था। सेम हॉलवे, सेम कोल्ड स्मेल। वो नर्वस था। तो मुझे यहां क्यों लाया? उसने पूछा। क्योंकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा जोक मेरा बेडरूम था। वो कुछ बोल नहीं पाया। मैं नीचे गया। वाइन सेलर अब रिनोवेटेड था। बेटर लाइट्स, क्लीन रैक्स, टेम्परेचर कंट्रोल। फनी, जब मैं वहां सोता था तो हीटर ब्रोकन था। जब बॉटल सोती थी तो क्लाइमेट परफेक्ट। मैंने कमरे के सेंटर में खड़े होकर पूछा,
रॉन्ग किड सर्वाइव्ड का मतलब? ब्लेक ने आंखें फेर ली। आई वॉज ड्रंक। तुम हमेशा ड्रंक ऑनेस्टी में बेटर हो। वो चुप रहा। मैंने फोन निकाला। फ्लाइट अटेंडेंट लॉसूट डॉक्यूमेंट्स, फ्रोजन ट्रस्ट रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी चार्ट। ब्लेक, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। वो हंसा, लेकिन आवाज वीक थी। तू ऑलरेडी कर रहा है। नहीं, मैंने कहा, मैंने बस तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे से अलग किया है। डिस्ट्रॉय अभी बाकी है। उसने मुझे घूरा। क्या चाहिए? उस रात तुम्हें क्या याद है? मैं 10 साल का था और मैं 13। ब्लेक ने स्वॉलो किया। मॉम और डैड लड़ रहे थे स्टडी में। मैंने सुना नहीं पूरा। क्या सुना? वो दीवार की तरफ देखने लगा। मॉम बोली, ग्रेस ने राउट चेंज कर दिया है। किड घर पर है। प्लान मैसी हो गया। मेरे कानों में ब्लड रश हुआ। किड घर पर है। मैं उस रात फीवर में था। मॉम ने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं लिया था। मैं नाराज हुआ था। मैंने रोया था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बचत एक फीवर थी। ब्लेक ने धीरे से कहा। डैड बोला, टू लेट टू स्टॉप। मेरे हाथ कोल्ड हो गए। फिर मॉम बोली, अगर लंदन भी कार में होता तो क्लीन होता। रूम घूमता हुआ लगा। मेरे पेरेंट्स की मौत एक्सीडेंट नहीं थी और मैं मिसिंग विक्टिम था। ब्लेक ने पहली बार मेरी तरफ बिना एरोगेंस देखा। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई स्वेयर आई वॉज अ किड। मैंने कहा, तुम बड़े होकर भी नहीं समझे। उसने सिर झुका लिया। वो लाइन उसे लगी। गुड। मैंने रिकॉर्डर बंद किया। ब्लेक ने पैनिक में पूछा, यू रिकॉर्डेड? हाँ। तू मुझे भी जेल भेजेगा? डिपेंड्स ऑन व्हाट। तुम पहली बार अपनी लाइफ में यूजफुल बन सकते हो। ब्लेक हंसा। मॉम मुझे किल कर देगी। मैंने बेसमेंट की दीवारों को देखा। तुम्हारी मॉम लोगों को सीधे नहीं मारती। वो सर्कमस्टांसेस अरेंज करती है। वो पेल हो गया क्योंकि शायद पहली बार उसने रियलाइज किया कि हॉथॉर्न ब्लड होना सेफ्टी नहीं था, बस टेम्पररी मेंबरशिप थी। अगले दिन स्टर्लिंग एटलास इमरजेंसी शेयर होल्डर मीटिंग अनाउंस हुई। एजेंडा बोरिंग था। गवर्नेंस रिव्यू, ऑडिट अपडेट, लीडरशिप कंटिन्यूटी। एक्चुअल एजेंडा सिंपल था। वॉर। मीटिंग हॉल पैक था। बोर्ड मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, प्रेस, एम्प्लॉइज डॉट फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, सेरिना के कैमरास, नाओमी की लीगल टीम, मार्कस की इमरजेंसी लॉयर्स, विक्टोरिया की परफेक्ट व्हाइट सूट। ब्लेक कहीं नहीं दिख रहा था। गुड या बैड? मार्कस ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। स्टर्लिंग एटलास हैज सर्वाइव्ड स्पेक्यूलेशन, मैनिपुलेशन एंड इमोशनल अटैक्स। इमोशनल अटैक्स। रिच पीपल पेन को भी पीआर कैटेगरी बना देते हैं। विक्टोरिया ने कहा, वी मस्ट प्रोटेक्ट एलियट एंड ग्रेस स्टर्लिंग्स लेगेसी फ्रॉम दोज यूजिंग देयर नेम्स फॉर कंट्रोल। मैंने ऑलमोस्ट क्लैप कर दिया। कॉन्फिडेंस देखो। कभी कभी थीफ इतना लॉन्ग टाइम तक चोरी की चीज पहन लेता है कि मिरर भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर मेरी बारी आई। मैं स्टेज पर गया। नो ड्रामेटिक म्यूजिक, नो शाउटिंग, नो टीयर्स, बस एक फोल्डर और पीछे स्क्रीन। मेरे पेरेंट्स ने ये कंपनी बनाई, मैंने कहा। फिर उनकी डेथ हुई। मुझे बताया गया एक्सीडेंट था। मुझे बताया गया हॉथॉर्न्स ने मुझे बचाया। मुझे बेसमेंट में रखा गया। मेरे ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स छुपाए गए। मेरे शेयर्स डाइवर्ट किए गए। मार्कस खड़ा हुआ। डेफेमेटरी। नाओमी माइक पर बोली, एवरीथिंग प्रेजेंटेड टुडे हैज बीन सबमिटेड टू रेगुलेटर्स, कोर्ट अपॉइंटेड ऑडिटर्स एंड बोर्ड काउंसिल। मार्कस बैठ गया। मैंने स्क्रीन पर ओरिजिनल विल दिखाया। रूम में विस्पर्स उठे। फिर ट्रस्ट क्लॉज। फिर डैनियल वाले का नाम। सेरिना ने अपनी सीट से फादर की फोटो उठाई। पहली बार उसके फेस पर जर्नलिस्ट वाली कोल्डनेस नहीं थी, बस बेटी का पेन था। मैंने कहा, डैनियल वेल डाइड 6 months आफ्टर क्वेश्चनिंग द क्रैश रिपोर्ट। स्क्रीन बदली। आर्थर वेन का वीडियो स्टेटमेंट चला। ओल्ड इन्वेस्टिगेटर ने पूरा सच बोला। ओरिजिनल मैकेनिकल रिपोर्ट, रिमूव्ड ब्रेक फाइंडिंग्स, प्रेशर फ्रॉम विक्टोरिया, थ्रेट्स फ्रॉम मार्कस। विक्टोरिया का फेस व्हाइट हो गया। फिर गराज इनवॉइस, हॉथॉर्न एडवाइजरी ग्रुप पेमेंट, फिर ग्रेस स्टर्लिंग की ऑडियो मेमो। मेरी मां की आवाज हॉल में गूंजी, अगर तुम्हें कभी लगे कि रिवेंज ही सब कुछ है तो याद रखना, मैंने आंखें बंद नहीं की। मैं चाहता था विक्टोरिया मेरी आंखें देखे जब मेरी मां की आवाज उसे काट रही थी। ऑडियो खत्म हुआ। हॉल साइलेंट। मार्कस ने टेबल पर हाथ मारा। फैब्रिकेटेड। रियली? नाओमी ने कहा। स्क्रीन पर फॉरेंसिक ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट आया। सेरिना ने धीरे से कहा, पब्लिश्ड ऑलरेडी। विक्टोरिया ने उसकी तरफ देखा। सेरिना ने फोन उठाया। उसकी मीडिया नेटवर्क, इंडिपेंडेंट आउटलेट्स और 3 इंटरनेशनल बिजनेस पेपर्स ने सेम टाइम स्टोरी रिलीज कर दी थी। हेडलाइंस लिव थी। Sterling Atlas reveals hidden will and crash evidence. Hawthorne leadership accused of trust fraud. Original accident investigator breaks silence. Grace Sterling audio memo rocks board meeting. मार्कस का फोन एक्सप्लोर होने लगा। विक्टोरिया ने पहली बार कंट्रोल खोया। तुम्हें अंदाजा नहीं है हमने इस कंपनी के लिए क्या सैक्रिफाइस किया। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे पेरेंट्स। वो चुप। फिर ब्लेक पीछे के दूर से अंदर आया। डिशेवल्ड। नो डिजाइनर कॉन्फिडेंस, नो प्रिंस, बस एक स्कैर्ड सन। विक्टोरिया ने उसे देखते ही हिस किया, ब्लेक बाहर जाओ। ब्लेक रुका नहीं। वो स्टेज के पास आया। मॉम सेड द रॉन्ग किड सर्वाइव्ड, उसने माइक में कहा। पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्टोरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्लेक। मार्कस गरजा, लेकिन इस बार ब्लेक पीछे नहीं हटा। मैं बच्चा था, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने सब सुना था। उस रात स्टडी में
मॉम और डैड एक्सीडेंट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था लंदन कार में नहीं था। प्लान बिगड़ गया। विक्टोरिया चिल्लाई, ही इज कंफ्यूज्ड। ब्लेक ने सिर हिलाया, नहीं, मैं इतने साल खुद से झूठ बोलता रहा, लेकिन अब नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। लंदन, मैं जो कुछ भी था उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ पाया। हॉल में बैठे हर इंसान ने पहली बार हॉथॉर्न परिवार का असली चेहरा देख लिया। मार्कस कुछ बोलने ही वाला था कि नाओमी खड़ी हो गई। सारे सबूत रेगुलेटर्स और बोर्ड के पास जमा हो चुके हैं। अब फैसला कानून करेगा। मैंने मार्कस और विक्टोरिया की तरफ देखा। आज मैं बदला लेने नहीं आया हूं, मैंने शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ वो वापस लेने आया हूं जो मेरे माता पिता ने बनाया था। कुछ ही मिनटों बाद इमरजेंसी बोर्ड वोट हुआ। लंदन स्टर्लिंग को स्टर्लिंग एटलास का नया चेयरमैन घोषित किया गया। मार्कस और विक्टोरिया को उनके सभी पदों से हटा दिया गया। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत वो तालियां नहीं थी, वो थी मेरे पिता की तस्वीर, जो कई साल बाद फिर से बोर्डरूम की दीवार पर लगाई गई। मैंने उसे देखते हुए धीरे से कहा, वेलकम होम डैड। कुछ महीने बाद स्टर्लिंग एटलास पूरी तरह बदल चुका था। फार्मर्स को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं, बल्कि साझेदारी मिली। एम्प्लॉइज की नौकरी सुरक्षित रही। कंपनी ने नए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए। जो एम्पायर कभी लालच से चल रहा था, अब भरोसे से चलने लगा। नाओमी मेरी लीगल एडवाइजर ही नहीं, मेरी सबसे भरोसेमंद दोस्त बन चुकी थी। सेरिना ने सच्चाई उजागर करने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसने पूरे देश में कॉर्पोरेट ऑनेस्टी की नई मिसाल कायम की। ब्लेक ने अदालत में सच बोला, अपनी गलती स्वीकार की और सजा भुगतने का फैसला खुद किया। पहली बार उसने बिना अपने परिवार के नाम के जीना शुरू किया। एक शाम मैं अपने पुराने बेसमेंट में गया। अब वहां कोई अंधेरा नहीं था। कमरा रिनोवेट हो चुका था। दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स लगी थी। उसी जगह जहां कभी मैं अकेला रोता था, अब कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक लर्निंग सेंटर बनाया गया था। मैंने अपनी पुरानी टॉय रोल्स रॉयस बाहर निकाली, मुस्कुराते हुए उसे फर्श पर रखा। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने धीरे से कहा। मैंने खिलौना वहां खेलने आए एक छोटे बच्चे को दे दिया। वो खुशी से मुस्कुराया और दौड़ गया। उसे देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ, असल जीत किसी को हराने में नहीं होती। असल जीत तब होती है जब तुम्हारा दर्द किसी और की खुशी बन जाए। मैंने हेडक्वार्टर्स की खिड़की से डूबते सूरज को देखा। मेरे माता पिता की तस्वीर मेरे पीछे थी। इस बार मुझे बदले की आग नहीं, सिर्फ सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि आखिरकार स्टर्लिंग परिवार को उसका घर वापस मिल चुका था। अगर आपको ऐसी दमदार और इमोशनल कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली कहानी में।